कि हमारे अभिकर्तागण को अभिजीत देसाई का प्यार भरा नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम। और दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार एक ऐसे वक्ता मैं आपके सामने ला रहा हूं, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे एक ऐसे वक्ता ला रहा हूं जो आपकी नींद उड़ा दे, आपको काम करने के लिए मोहताज कर दे। लेकिन मैं चाहूंगा इसके पहले हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। यहाँ पे हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर की प्रार्थना करिए। यहाँ हम माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हम लोग विश्व में जितने भी लोग हैं, सभी के हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, इस विश्व में जितने भी लोग अपना देह त्याग कर चुके हैं, उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके लिए 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो नमस्कार सभी को। अभिजीत भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। कल आपका मैरिज एनिवर्सरी था, तो भाभी भी विश करना चाहती थी, बोल दो जरा। विश यू हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कल धन्यवाद लगा अभिजीत रही थी, लेकिन भाई। आपका नहीं, आप नहीं उठा रहे थे, क्या मालूम। आप बिजी होंगे, कहीं नहीं, रिंग बज रहा होगा। तो अभिजीत भाई, खूब खूब अच्छा लगा। और एक बात मैं देख रहा हूँ, आईओई में अभी हमने रिश्ते, जैसे भी हमने नया सुकान संभाला है और आपका आगमन हुआ है, बहुत लोग ऐसा ऐसा फीडबैक दे रहे कि वाह अभिजीत भाई आ गए, बहुत मजा आ गया। और नासिक और पूना, जो दोनों फाइनेंशियल कमांडो हुआ है, तो अभी हम सबको कमांडो बनाने के प्लानिंग में है। तो एवरी LIC, अभी मेरे दिमाग में, आपको भी सुनता हूँ ना विजित भाई, तो मेरे दिमाग में और नए नए आइडिया आ रहे हैं। अभी मुझे कमिटमेंट कोर्स का जो 1 करोड़ का इनकम लोगों को करवाना है, उसके लिए जरा भी चिंता नहीं। मतलब ग्रुप डायनेमिज्म एक ऐसी चीज है ना, बहुत कुछ हो सकता है। नॉलेज एंड ग्रुप डायनेमिज्म, ये दोनों चीज अगर कंबाइन हो गई ना, तो बहुत चमत्कार हो सकता है। हम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, नई नई चीजें लाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। ओवर टू यू। और आज के दोनों स्पीकर भी हमारे बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, नितिन भाई और रुपेश भाई पूना से। वेरी यंग डायने, और सभी लोग आईओई के ऐसे लोग हैं ना, सबके लिए काम करना चाहते हैं, सबको मदद करना है। यस, ओवर टू अभिजीत भाई, फिर मैं प्रकट हो जाऊंगा बात। ओके सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जितने भी लोग आज इस वेबिनार में आए हैं, आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सुनेंगे एक ऐसे वक्ता को, उनकी अचीवमेंट के बारे में मैं आपको पढ़ता हूं। फाइनेंशियल प्लानर सिंस 2000, 2000 से ये फाइनेंशियल प्लानर बने हुए हैं। मैनेजिंग 5000 प्लस पॉलिसीज, मतलब 2000 से लेके 2025 तक उन्होंने 5000 प्लस पॉलिसी को बनाया है। और सिक्योरिंग 2000 फैमिलीज, 2000 परिवार को वो सिक्योरिटी दे रहे हैं।
achieved first MDRT in 2000 after joining IOE. दोस्तों सॉरी, अचीव फर्स्ट एमडीआरटी इन 2005, 2005 में आईओई ज्वाइन करने के बाद उनका एमडीआरटी हुआ। बहुत सारे लोग जिनको मैं मिलता हूं ना, वो कहते हैं कि सर जितने भी स्पीकर आते हैं, पता नहीं क्यों वो आईओई ज्वाइन करने के बाद उनका एमडीआरटी होता है। हमने कहा यार, एक ऐसी संस्था है जिसका एक ही एम है कि आपका एमडीआरटी हो जाए, आपके घर में लाखों रुपए आ जाए, आपके परिवार में सुख शांति समाधान आ जाए। तो वो आईओए के माध्यम से हो रहा है। और लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कमिटमेंट कोर्स मुंबई, उसके बाद वो लाइफ मेंबर है। एमडीआरटी इन अ सिंगल केस 10 times, 90 lakhs ईयरली प्रीमियम विद 18 करोड़ सम एश्योर्ड। दोस्तों 18 करोड़ का सिंगल सम एश्योर्ड बेचना, जिसमें 90 लाख ईयरली प्रीमियम लाना है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो 2 करोड़ का जीवन सरल प्लान उन्होंने बेचा था, जिसमें 10.5 lakhs प्रीमियम आया था। एंड 7.5 करोड़ जीवन आस्था में उन्होंने प्रीमियम लाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। owns an office in a market yard पुणे, पुणे में उनका अपना ऑफिस है। एंड अ रेसिडेंशियल फ्लैट इन हरनेश्वर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ हिज वाइफ इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनका जो अर्धांगिनी है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट करती है। एंड बर्निंग डिजायर, इनके अंदर का डिजायर क्या है दोस्तों? तो अर्न 1 करोड़ इनकम बाय 31 दिसंबर 2025। ग्रेट सर, ग्रेट। उनका डिजायर है, उनकी इच्छा है 2025, 31 दिसंबर 2025 तक 1 करोड़ इनकम को टच कर जाए। मुझे सुनते हुए बहुत खुशी होती है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को हम बुलाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया मुकाम है। तो प्लीज वेलकम मी टू इनवाइट मिस्टर रुपेश रंका जी। सो रुपेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और हम सब लोग बड़े खुश हैं आपको सुनने के लिए। तो प्लीज सर, नाउ द स्टेज इज विथ यू। आप अपने बारे में कहिए और आईओई की यात्रा के बारे में कहिए। सो रुपेश जी प्लीज। Yes, thank you, Abhijit sir. Thank you so much. गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार, पलक न विसरू तुम ध्वनि, गुरु मुझे प्राण आधार, गुरु मुझे प्राण अपार। थैंक यू एवरीवन। अभिजीत सर, मेरी आवाज आ रही बराबर? आ रही है सर, एकदम वीडियो परफेक्ट है। ऑडियो ओके सब? यस यस यस, आपके बिजनेस की तरह आपका ऑडियो भी बहुत बढ़िया है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सेशन की शुरुआत सर एक गाने से करना चाहूंगा। ओ तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चिराग हो, मेरे लिए आसमां हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ तुम। ग्रेट रुपेश जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज के थैंक सेशन यू। की शुरुआत आपके गाने से, ग्रेट। ये ये से ये सॉन्ग सर मैंने एक्चुअली दीपक भाई के लिए गाया। दीपक भाई क्या मायने रखते हैं हमारी जिंदगी में, हमारी सबकी जिंदगी में दीपक भाई क्या मायने रखते हैं, आईओई क्या मायना रखता है, उस हिसाब से मैंने ये सॉन्ग आईओई को और दीपक भाई को डेडिकेट किया सर। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू।
मैं मेरी जर्नी बताता हूँ सर। 2000 में मैंने एजेंसी ली। रुपेश भाई, आपने गाना मुझे समर्पित किया। मैं माता सरस्वती को और हमारे माता पिता को समर्पित करता हूँ परमात्मा को, तो उनकी वजह से हम लोग है। हमारे एक्चुअली कभी भी कोई भी पैदा होता है ना रुपेश भाई, और हर एक के आदमी के दिमाग में है ना, भगवान ने दिमाग दिया है, तो ये दिमाग तो हार्डवेयर है, उसमें जो सॉफ्टवेयर भरा जाता है, उसमें जो ज्ञान भरा जाता है, वही मेन है। दो आदमी में क्या फर्क होता है? एक में ज्ञान है, एक में ज्ञान नहीं है, दोनों में दोनों का दिमाग तो है ही। तो हमारे माता पिता बचपन से हमारे में भरते रहते हैं, हमारे गुरु लोग भरते रहते हैं, ये एक्चुअली क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन धन्यवाद आपके लिए, मैं आपका धन्यवाद आगे पहुंचा देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैंने 2000 में एजेंसी ज्वाइन की। मैं खुद से एलआईसी ऑफिस में गया था। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं 95 से सीए के पास एक काम कर रहा था, और सीए के पास उनकी जीवनश्री पॉलिसी थी, क्वार्टरली प्रीमियम था उसका, और हर 3 महीने मुझे उनका प्रीमियम पे करने जाना पड़ता था। और उसके पहले मेरे फैमिली में 38 लोग थे, हम जॉइंट फैमिली थे, तो किसी के पास भी पॉलिसी नहीं थी। एलआईसी क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था, और इनकम टैक्स का स्लैब का लिमिट था 50,000। और मेरे सीए के पास वो टाइम मेघानी सर रिटर्न फाइल करने को आते थे। मेघानी सर और सरला देवी बम करके दो एजेंट थे, जिनका वो टाइम फॉर्म 16 लगभग 2-2.5 लाख रुपए होता था। इनकम टैक्स की बेसिक लिमिट 50,000 रुपीज थी, और ये लोग 2 लाख 2.5 लाख कैसे कमाते, मुझे थोड़ा एक ये हो रहा था उसमें, क्या है एलआईसी कैसे। तो हर 3 महीने में जाता था। तो एक बार मुझे फुर्सत थी, तो मैंने एलआईसी ऑफिस में पूछा कि मुझे एजेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा। फिर मुझे उन्होंने मेरे डीओ के पास भेजा। 2000 में मेरी एजेंसी हो गई सर। 2000 से 2005 तक जैसे तैसे 12 केसेस करता रहा। बीच में जीवनश्री आई, वो टाइम थोड़ा अच्छा काम हो गया, 7-8 जीवनश्री भेज दी मैंने। लेकिन वापस वही नॉन सर्कल मेरा सब खत्म हो गया। तो मैं एजेंसी मतलब करूं नहीं करूं ऐसा ये चल रहा था। अभी कोई मुझे जानने वाले लोग तो सब खत्म हो गए थे, मेरा रॉ मटेरियल सब खत्म हो गया था। रॉ मटेरियल कहाँ से है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डीओ बार बार पीछे पड़ते थे, कभी प्यार से समझाते थे, कभी डरा के समझाते थे, अगर तेरे 5 साल कंप्लीट नहीं हुए तो तूने जो बिजनेस किया है वो सब जीरो हो जाएगा। तो 5 साल खत्म करने के मामले में कभी उन्होंने कुछ 2-4 पॉलिसी मेरे एजेंसी में डाल के जैसे एजेंसी मेरी जिंदा रखी उन्होंने। और 2005 में आईओई पुणे में आई। पहला कोर्स था अरोरा टावर्स में, कैंप में। वो टाइम भी उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करने जाना है। लेकिन मैंने बता दिया सर, मुझे नहीं करना है ट्रेनिंग वगैरह कुछ, मुझे छोड़ देना है, एजेंसी लाइन छोड़नी है मुझे। वो पीछे पड़े रहे मेरे। वो कोर्स तो निकल गया मेरे हाथ से। दूसरा कोर्स था सेनेटर होटल में कोथरूड में, 2-3 महीने बाद शायद कुछ कोर्स था वो। वापस सर मेरे पीछे पड़े थे, मुझे नहीं करना था कोर्स। सर को मैं बताया कि सर नहीं करना है मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सर ने मेरे पैसे भर डाले। अभी उसमें से भी मुझे वापस निकल जाना था, तो सर को मैंने बताया मेरे भाई को भी कोर्स करना पड़ेगा, शायद उस हिसाब से सर मुझे मना कर दे। लेकिन सर ने मेरे भाई का भी पैसा भर डाला, 3,500 रुपया कुछ बेसिक कोर्स की फीस थी वो टाइम। सर ने वो भी भर डाली। मेरे डीओ का नाम है रिस्पेक्टेड श्री संदीप बावस्कर सर जी। सर अभी 30 अप्रैल को रिटायर हो गए सर, और मैं डायरेक्ट एजेंट बन गया ब्रांच में। तो ऐसे मेरी इंस्टीट्यूट की जर्नी चालू हो गई। और बेसिक कोर्स में फर्स्ट डे में समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और फिर उस हिसाब से मतलब पहले दिन ही पॉलिसी बेच के आने को बोला था। कोर्स में जो इनपुट्स मिले थे, तो मैंने जाके उस दिन एक पॉलिसी बेच दी। फिर दूसरे दिन शेयरिंग में आगे बुलाया, जिन्होंने बिजनेस किया है वो शेयरिंग मैंने किया। और वापस दूसरे दिन का सेशन चला वो एक्नॉलेजमेंट एप्रिसिएशन का। अगले दिन में थर्ड डे में डीओ को भी लेके आया था मेरे वो सेशन के लिए। और उसी दिन मैंने सर का पैसा, मेरे बेसिक कोर्स के 3 दिन में जो मेरा बिजनेस हुआ उससे अर्न करके मैंने सर की फीस तीसरे दिन लौटा दी थी सर। मेरी और मेरे भाई की दोनों की फीस मैंने सर को रिटर्न कर दी थी। हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर, हम लोग सुन रहे हाँ हैं सर आपको। प्लीज कैरी हाँ। ऑन।
यस यस सर। तो ऐसे सर जर्नी मेरी सर चालू। सर आपके, हाँ, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम आपने ले लिया, ओके ओके, प्लीज गो अहेड सर। हाँ, ऐसे मेरी जर्नी चालू हुई बेसिक मैं कोर्स में ही। फिर रुपेश भाई, आपने बोला मैंने लौटा दी फी, तो कहाँ से लौटाई वो भी तो बताओ। अ, सर आन करके बेसिक कोर्स के 3 दिन में मेरा कुछ 32,000 प्रीमियम हुआ था कलेक्ट वो टाइम सर। बराबर ना, हाँ, तो प्रीमियम किया कितना, पॉलिसी किया, और वो कभी कौन से साल की बात है? 2005 सर। 2005 में एक ही दिन में इतना प्रीमियम लाना, मतलब 10,000 कमाना, मैं कहता तभी 2-3 हजार फीस होगी वो टाइम पे उसकी। 3,000 फीस थी हाँ सर। मुझे मालूम है, 3,000 फीस होगी। देखो, कमा के भर देना है। अभी कोई लोग क्या सोचेगा कहीं से भर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कमाया और भर दिया, लाइक दैट। ये सर कम कमा के भर दिया था मैंने, मेरा और भाई का दोनों का मैंने फीस सर को रिटर्न दे दिया तुरंत। मैंने उनको मना किया था मुझे नहीं करना है, मुझे पैसा नहीं अर्न हुआ या मुझे कोर्स अच्छा नहीं लगा तो मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। सर ने एग्री किया था, लेकिन जो वैल्यूज मुझे मिली बेसिक कोर्स के दौरान और 3 दिन में मैंने जो बिजनेस किया, उस हिसाब से मैंने बेसिक कोर्स की फीस सर को अर्न करके लौटा दी थी सर। फिर वैसे ही कंटिन्यू किया मैंने, एडवांस कोर्स किया। एडवांस के दौरान ही कॉर्पोरेट कोर्स के बारे में बताया, लेकिन कॉर्पोरेट कोर्स स्टार्ट होने को टाइम था सर वो टाइम थोड़ा, तो कमिटमेंट कोर्स की बात आ गई। और मेघानी सर और ये लोग भी सब साथ में थे, और पहचान भी थी क्योंकि मेरे पहली पॉलिसी मेघानी सर ने निकाली थी जब मैं सीए के पास काम करता था। तो 2098 में मेघानी सर ने मेरी बीमा किरण पहली पॉलिसी निकाली थी 3 लाख रुपए की। तो मेघानी सर के ऊपर ट्रस्ट था ही, और उन्होंने इंस्पायर किया कि कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन कर ले तू। तो मैंने कॉर्पोरेट करने के पहले एडवांस से तुरंत मैं कमिटमेंट कोर्स में आ गया। साथ में फिर तो एडवांस कोर्स के टाइम जो कंसेप्ट बताए थे, प्रोजेक्ट आए थे सर, तो प्रोजेक्ट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया काम हुआ सर वो टाइम मेरा। कोल्ड कॉलिंग प्रोजेक्ट जो था, फिर स्टॉल एक्टिविटी का एक बताया था, सेमिनार सेलिंग का बताया था, तो उसके बारे में जो एक एक कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा। सेमिनार सेलिंग का एक ये था, एक स्कूल में हमने सेमिनार किया था। कोथरूड में स्कूल थी वो, जकात नाके के पास। तो वहाँ पे दीपक भाई ने वो सेमिनार एड्रेस किया था, और लगभग हमको वो स्कूल से वो टाइम 2000 के करीब कुछ बच्चों का पूरा डाटा मिल गया था। 2000 2000 के करीब कुछ बच्चों का डाटा मिला था, और हमने फिर उसके ऊपर काम किया। ओके सर, अभी ठीक है, ठीक है। आप मतलब कैमरे के सामने देखकर बात किया, थोड़ा क्रॉस जा रहा था, अभी ठीक है। यस अभिजीत सर। हाँ जी सर। हाँ सर, मतलब क्वेश्चन आंसर पे ये रहेगा तो ज्यादा चले, बेटर रहेगा यस, मैंने। नो हाँ प्रॉब्लम, हाँ नो हाँ। प्रॉब्लम। अच्छा सर, जो आपने प्रोजेक्ट किया था, मतलब जो एडवांस कोर्स के प्रोजेक्ट किए थे, तो उसमें सेमिनार सेलिंग किया था, उसमें हम्म। एग्जैक्टली क्या किया था आपने? पहले हम सर वो स्कूल को अप्रोच हुए थे, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनका कुछ पर्सनल काम था इंश्योरेंस का, वो हमने करके दिया। फिर उनको बताया सर एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। हमने एजुकेशन प्रोजेक्ट का जो फॉर्म हमको एडवांस कोर्स में देते, चाइल्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट का, वो फॉर्म पहले हमने वो सर को समझाया था, उनको अच्छा लगा खुद को। फिर उन्होंने बात करके हमको परमिशन दे दी। हमने उनका जो ईयरली इवेंट था, गैदरिंग था, उसको कुछ स्पॉन्सरशिप दी थी स्कूल के गैदरिंग को। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि आप हमारे स्कूल में सेमिनार कर सकते हैं बच्चों के लिए, आप पेरेंट्स जो आएंगे। तो दीपक भाई ने वो सेमिनार एड्रेस किया था, और फिर स्कूल ने हमको सामने से लगभग वो 2000 बच्चों का डाटा पूरा दे दिया था, उनका नेम एड्रेस। वो टाइम मोबाइल सबके पास तो नहीं थे, लेकिन लैंड एड्रेस पूरा डिटेल मिला था जो स्कूल रिकॉर्ड के ऊपर था। तो उसके ऊपर हमने फिर, मैं और अंजलि कुलकर्णी अपनी सीसी पार्टिसिपेंट है पुणे से, हमने दोनों ने साथ में वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, और बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ था सर। बहुत बढ़िया, एक बहुत आध एमडीआरटी मेरा उसमें से निकल गया था वो टाइम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
सो मुझे याद है अभिजीत भाई, ये कोथरूड का जो स्कूल था ना, उसके प्रिंसिपल बहुत महान व्यक्ति थे, मेरे ख्याल से गुजराती ही थे। यस यस सर। और हुआ ऐसे, फिर हम लोग उनके कैबिन में बैठे थे, तो आपस में बातें हो रही थी और मुझे उधर से कुछ सीखने को मिला, इसके लिए मैं वापस प्रकट हुआ। उधर बैठे तो बोले माँ बाप को बच्चे लोग को प्यार करना चाहिए, लाड नहीं करना चाहिए। अभी माँ बाप है ना, बच्चे लोग की जिंदगी बनाते भी बिगाड़ते भी है। तो मैंने अजय तब तक मैं एकदम क्लियर नहीं था कि प्यार और लाड में फर्क क्या। मतलब सर जरा बताइए ना, प्यार और लाड में फर्क क्या। मतलब बच्चे के लिए जो जरूरी है करना प्यार है, और बच्चे लोग के जो जरूरी नहीं है फिर भी उनकी मांग है वो करना लाड है। मतलब उनके हित में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई खिलौना मांग रहा है लेकिन उसके लायक उसकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती, अभी कोई एक्स्ट्रा मदद मांग रहा है। मुझे इतना क्लैरिटी आज भी वो एक ही सेंटेंस मुझे याद है, और कोथरूड की स्कूल याद है, और गुजराती बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे थे, मजा आ गया। तो मुझे याद है, मतलब वापिस प्यार और लाड क्या चीज है ना, ये अगर क्लेरिफाई होता है ना तो बहुत फर्क पड़ता है। और पुणे की पूरी टीम थी वो टाइम तो मदद करने के लिए, कमिटमेंट में बहुत मजा आता था। चलो वापिस कुछ ना कुछ करेंगे शुरू। यस सर। अच्छा रुपेश जी, एक चीज बताइए, एडवांस कोर्स में टोटल प्रोजेक्ट कितने थे अंदाजन? 30 प्रोजेक्ट थे सर कुछ वो टाइम। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट आपने उसके ऊपर काम किया और आपका उस साल का एमडीआरटी हो गया। यस सर यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस यस ग्रेट। आज भी वो सब क्लाइंट्स हाँ टच में है। उनके पॉलिसीज कुछ लोगों के मैच्योर हो गए। वो जो बच्चे जिनका पॉलिसीज किया था वो बड़े हो गए, अच्छे जॉब में लग गए, अच्छे बिजनेस में आ गए। उनकी आगे की जनरेशन मतलब शादी हो गई तो उनके स्पाउस का इंश्योरेंस, उनके बच्चों का इंश्योरेंस, उनके पेरेंट का वो टाइम कुछ पॉलिसी किया, तो ऐसे 3-3 जनरेशन के पॉलिसी आज अपने पास आ गए वो प्रोजेक्ट के हिसाब से सर। मतलब एक और प्रोजेक्ट पे काम किया, एक सेमिनार सेलिंग किया, और उसकी सफलता ऐसे आ गई कि 3 जनरेशन के बीमे आपके पास आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत यस बढ़िया। यस सर, उनके ग्रेट ग्रेट। पेरेंट्स रिटायर हो गए, उनके रिटायरमेंट का फंड कुछ आया था, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आया था। वाह। जीवन शांति में, जीवन अक्षय में उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया सर। अच्छा, आपके पहले एमडीआरटी के बारे में बताइए। 2005 में ही हुआ था सर ये स्कूल के प्रोजेक्ट। और बाकी मतलब ऐसा कुछ एक ये नहीं था, बाकी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था हमने। स्टॉल एक्टिविटी भी की थी, सकाल के पुणे में एग्जीबिशंस चलते थे सर वो टाइम, अर्थ कारण वगैरह ऐसे कुछ टॉपिक लेके सकाल एग्जीबिशन करता था। रुपेश जी, ऐसा क्या बदलाव हुआ कि कुछ दिन पहले एजेंसी छोड़ के जाने की इच्छा थी, और ऐसा क्या बदलाव हुआ कि आप इस तरह की एक्टिविटी में काम करना शुरू कर दिए और पहले ही साल में आपने एमडीआरटी कर दिया? ऐसा क्या बदलाव आप में हुआ? सर एजेंसी छोड़ने का कारण था कि मेरे पास रॉ मटेरियल था वो खत्म हो गया था, और कहाँ से मिले वो पता नहीं था। कुछ भी ये नहीं था, जो रॉ मटेरियल था वो मेरा खत्म हो गया था। और जैसे इंस्टीट्यूट में आया, रॉ मटेरियल कहाँ से मिल सकता है वो बेसिक कोर्स में, एडवांस कोर्स में पता चल गया। तो फिर ठान लिया कि नहीं, ये बिजनेस छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं करके मैंने फिर कंटिन्यू करने का ठान लिया सर वो टाइम। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। अच्छा, कमिटमेंट में आने के बाद क्या बदलाव हुआ? सोच में, काम में, बातों, मतलब बात करने में, ऐसा क्या बदलाव हुआ? कमिटमेंट में आया तो सर सब पॉजिटिव सर्कल एक तो मुझे मिल गया। कुछ भी कंसर्न होते थे, हर वीक हम मुंबई आते थे, 3:30 बजे हम पुणे से निकलते थे। वो टाइम कमिटमेंट और सिटीज में नहीं होता था, तो 3:30 बजे पुणे निकल के 6:30 बजे हम सिटी पॉइंट पहुंच जाते थे। 7 बजे डोर क्लोज होते थे। और वो टाइम सर भी इतने स्ट्रिक्ट थे, मतलब 1 मिनट भी लेट आओ तो कूलर का एक ग्लास ठंडा पानी पीने का और बैठने का, मतलब नेचुरल कॉल्स के लिए भी उठना नहीं। आप लेट आए ना तो आपको आगे बैठना है और ठंडा पानी पी के आगे बैठना है। तो ऐसी कुछ पनिशमेंट थी, तो जो पंक्चुअलिटी वो टाइम में आ गई ना सर, वो आज तक जिंदगी में बरकरार है। और उसके इतने फायदे हो गए ना, मतलब गिन भी नहीं सकते, इतना कुछ मिल गया मतलब। ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। सर, मैं चाहूंगा आपकी जिंदगी का ऐसा कोई सेल, उसका एक्सपीरियंस बताइए जो टफ था, मतलब टफ था, और उसको आपने कैसे कन्विंस किया। ऐसा कोई सेल हो तो आप जरूर बताइए। सर मैंने आपने जो अभी मेरा
बायोडाटा पढ़ा, उसमें 90 लाख ईयरली प्रीमियम और 18 करोड़ सम इंश्योर्ड की बात की। यस यस। वो पार्टी ऑलरेडी उनके घर में किसी के नाम पे एजेंसी थी, सब डीओ करते थे, पार्टी एचएनआई थी अपनी। एक सिटी की एलआईसी की ब्रांच उनके प्रीमाइसेस में रेंट से थी पिछले नियरली 40 ईयर्स से। तो एलआईसी एकदम उनके घर में ही थी। और मेरे को सीए ने मेरे रेफरेंस दिया था उनका कि इनके पास तू जाके अच्छा मतलब ये काम कर सकते हैं। लेकिन सीए को भी पता नहीं था कि उनके घर में एजेंसी है। और वो ये उन्होंने सीए ने भेजा तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, उन्होंने सब पूरा सुन लिया। वो टाइम मैंने कॉम्बो प्लान कोर्स किया था अमूल सर का, 37C करके कॉम्बिनेशन था उसमें, जीवन कल्प वृक्ष करके। तो 2 करोड़ का सम इंश्योर्ड होता था उसमें, और 10.5 लाख रुपया सालाना प्रीमियम था। बात है 2010 की सर ये। और वो पार्टी को मैंने बात किया, उन्होंने सब समझ लिया, अच्छा उनको ध्यान में आ गया, एक्सेप्ट भी कर लिया उन्होंने। और बाद में उन्होंने पूछा कि इसके अंदर प्लान क्या है, क्योंकि मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें कहीं भी प्लान का नाम नहीं लिखा हुआ था। अमूल सर ने बना के दिया था वो पीपीटी, उसके ऊपर कुछ भी प्लान का नाम नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने एक सेकेंड मीटिंग में या थर्ड मीटिंग में मुझे पूछा कि इसके अंदर प्लान कौन से है। तो तुरंत मेरी बत्ती ऑन हो गई। मैंने पूछा, सर आपको किसने, मतलब और कोई एजेंट को आप अप्रोच हो गए या किसने बताया आपको ये प्लान होते हैं इसमें? तो उन्होंने थोड़ा बोलने के लिए टाला। तो मैंने फिर वापस से पूछा, मतलब आप किसी को और अप्रोच हुए तो सर आप सामने से बता दीजिए, तो आपको भी और मुझे भी काम करने को इजी हो जाएगा। तो उन्होंने फिर साफ साफ बता दिया कि हमारे घर में भी लास्ट 25-30 ईयर से एजेंसी है, हमारे चाची के नाम पे ऊपर है, और ये डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो पूरा हमारा देख लेते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं बाकी का। ऐसे करके वो उन्होंने बता दिया। मैं बोला ठीक है, मैं प्लान तो बता दूंगा आपको, लेकिन कमिटमेंट कोर्स में था मैं, तो इतना इजी में सब वो देने वाला नहीं था उनको। मैंने सीधा बता दिया, मैं आपको प्लान के डिटेल देता हूँ, लेकिन ये ईयरली प्रीमियम 90 लाख है। आप मेरी कंसल्टेशन फी 90 लाख रुपीज आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको पूरे डिटेल दे दूंगा, ये प्रपोजल कंप्लीट होता है तब तक मैं आपको हेल्प करूंगा। और जैसे ये प्रपोजल खत्म होता है, आप जानो और आपके ड्यू जाने, आपको आगे कुछ भी इसमें सर्विसिंग की जरूरत लगेगी तो वो टाइम में अलग से आपको वापस, वो टाइम का जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से मैं आपको चार्जेस ये करूंगा। मेरे पास कंसल्टेंसी का लाइसेंस था, मैंने उनको बता दिया ये मेरा पैन नंबर है, आप टीडीएस काट के 10% 20% जो है टीडीएस काट के मेरे ये अकाउंट में आप फीस ट्रांसफर कर दीजिए, मैं तुरंत आपको प्लान के डिटेल बता देता हूँ। तो उन्होंने फिर 2 दिन टाइम मांगा मुझे, उनका घर में क्या डिस्कशन हुआ, वो सीए के साथ क्या डिस्कशन हुआ मुझे पता नहीं। तीसरे दिन उनका फोन आया सामने से कि नहीं सर, ये प्रपोजल करना है तो आपके थ्रू ही करना है। और वो 90 लाख का ईयरली प्रीमियम और 18 करोड़ का सम इंश्योर्ड मेरे पास आ गया, जिसमें 5 वाह। नंबर टेबल, 2 नंबर टेबल, 178 15 एंड 178 20, ऐसा कॉम्बिनेशन था उसमें। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों देखिए, एक एडवांस कोर्स के एक प्रोजेक्ट से एक एमडीआरटी हो गया, और कॉम्बो के एक प्लान से, कॉम्बो कोर्स के एक प्लान से तकरीबन 90 लाख प्रीमियम। हेलो, लोग साल में क्या 2-2 साल में नहीं कर पाते, और उन्होंने एक ही पार्टी में कर डाला। और हिम्मत क्या थी कि भाई चार्ज मांगा गया। रुपेश जी, चार्ज कितना मांगा, जरा एक बार फिर से बोलिए। ईयरली प्रीमियम मांगा था सर मैंने, कंसल्टेंसी फीस 90 लाख रुपीज कंसल्टेंसी ईयरली फी, प्रीमियम था उनका। आप जो ईयरली प्रीमियम भरोगे उतना मेरा कंसल्टेंसी फी। दोस्तों ये बोलने में भी एक जिगरा होना चाहिए। सो ग्रेट रुपेश जी, बहुत बढ़िया। ये इंस्टीट्यूट तो सर पूरी हिम्मत इंस्टीट्यूट की वजह से, ये हिम्मत जो आई वो पूरी इंस्टीट्यूट की वजह से आई थी सर एक्चुअली। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक डेयरिंग होना चाहिए। देखिए, लोग 90 लाख प्रीमियम भरने के लिए मेंटली तैयार है, सिर्फ समझाने वाला बंदा चाहिए और मांगने वाला बंदा चाहिए। तो ये चीज बहुत बढ़िया। तो देखिए, सारे लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुपेश जी, और कोई ऐसा सेल, क्योंकि आपने आपके बायोडाटा में हमने वो देखा, आपने जीवन सरल भी एक बहुत बड़ा बेचा है, ऐसा तो उसको सेलिंग पॉइंट क्या था? ऐसा क्या बताया कि वो आदमी इतना बड़ा प्रीमियम भरने के लिए तैयार हो गया? वो भी सर एडवांस कोर्स का ही कंसेप्ट था, अपना इनकम कितना है और उसके कितना गुना इंश्योरेंस होना चाहिए, वो एक कंसेप्ट हम एडवांस कोर्स में बताते हैं। तो ये पार्टी मेरी गांव में रहने वाली थी, और उनका
एजुकेशन कंप्लीट करके जस्ट उन्होंने रिलायंस ज्वाइन किया था। पेट्रोलियम इंजीनियर है वो क्लाइंट। और रिलायंस ज्वाइन किया तो उनका स्टार्टिंग पैकेज कुछ 15 लाख था वो टाइम, 2000 की बात है सर, 2011 या 12 की बात है। तो पैकेज उनका 15 लाख था। तो कितना गुना इंश्योरेंस होना चाहिए वो कंसेप्ट बता दिया, उनको अच्छा लगा और उन्होंने 10 लाख सालाना प्रीमियम एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत वो बढ़िया। पार्टी भी वो टाइम बैचलर थी, उनके खर्चे भी कुछ ज्यादा नहीं थे, लोअर बैकग्राउंड से आई थी, तो सेविंग उनको एक ये था। तो लगभग उन्होंने सैलरी का 60% मुझे प्रीमियम दे दिया था सर, क्योंकि वाह, वो भी खुद बैचलर थे वो टाइम और खर्चे भी कुछ ज्यादा नहीं थे। 15 लाख का पैकेज और उसमें से 10 लाख उन्होंने सालाना प्रीमियम दिया था मुझे। ग्रेट ग्रेट। दोस्तों क्या होता है मालूम है, बहुत सारे अभिकर्ता क्लाइंट के पास जाके अपने दिमाग में फिक्स रखते हैं कि मैं इतने का सम एश्योर्ड दूंगा और उतने का समझाते हैं, और बहुत बार उतना ही होता है। लेकिन इन्होंने एक एक प्रोफेशनल वे में एक ऐसा कंसेप्ट बताया कि आपका इनकम इतना है तो उसका कितना गुना इंश्योरेंस होना चाहिए, और वो बेस पे वो आदमी ने देखिए 15 लाख का पॉलिसी जिसमें से 10 लाख प्रीमियम दे दिया। क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट। सर सर मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा सर। एक्चुअली 2008 में मधुभाई शाह भी वो टाइम आईओई में कुछ ट्रेनिंग के लिए आते थे। मधुभाई शाह और के एन गोरे सर प्लान्स के ये बताते थे, जी तो जी। उनको भी कई बार सुना था। तो मैंने खुद का बीमा 1 करोड़ का 2008 में लिया था सर, जीवन वाह अमृत वाह पॉलिसी, वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। और जिसका सालाना 6.5 लाख रुपया प्रीमियम था। गुड। वो पॉलिसी बता बता के भी मैंने बड़े बड़े बीमे बेचना शुरू कर दिया था कि मैं खुद एक एजेंट हूँ, मैं इस हिसाब से अर्न करता हूँ और मैंने खुद का सिक्योरिटी इतना लिया है। तो बड़े बीमे बेचने में मुझे कभी वो टाइम के बाद दिक्कत आई नहीं सर एक्चुअली। नहीं, बहुत बढ़िया आपने ये किया है। दोस्तों मैं सभी हमारे व्यूअर को कहना चाहता हूँ, अगर बड़ा बीमा बेचना है तो पहले बड़ा बीमा ले लीजिए, बड़ा बीमा ले लीजिए और फिर लोगों को बताइए, कि लोगों को भी लगेगा ये ऐसा होटल का ओनर है जो अपने होटल का खाना पहले खाता है फिर लोगों को खिलाता है। सो बहुत बढ़िया। यस। नहीं तो बहुत सारे होता है ऐसे कि होटल का मालिक सामने वाले होटल में खाना खाने जावे, तो इमेज अलग हो जाती है। तो हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट हम प्रॉपर्टी में करेंगे, गोल्ड में करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, तो लोग भी हमारे ऊपर ये कर देना, भाई यह आदमी खुद अलग जगह इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन यह आदमी ने करोड़ का बीमा लिया, मतलब यह आदमी कन्विंस है, 6 लाख प्रीमियम भरने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, तो मुझे भी भरना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा सारे लोग रुपेश जी को तालियां बजाए, क्योंकि 6 लाख प्रीमियम एक अभिकर्ता बराबर है, वो भरने के लिए तैयार है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यस, और हाँ। वही बीमे को सर मैंने टाइमली अपग्रेड भी किया। जैसे मेरा शादी हुआ 2006 में, मैं यंगेज हुआ था। एंगेजमेंट मेरी 1 साल थी, मेरी वाइफ भी मेरे साथ इंश्योरेंस में जुड़ गई और जॉब करती थी पार्लर में। तो उसने उसका जॉब छोड़ दिया तुरंत और मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। और हर एक कोर्स मेरी वाइफ ने भी मेरे साथ किया था वो टाइम, मैं कोचिंग में जाता था उसका फर्स्ट कोर्सेस रहते थे वो सब। तो उसका भी मुझे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला और साथ में मैंने उसका भी इंश्योरेंस साइमल्टेनियसली उतना ही निकाला था। ओके। आज की ग्रेट। तारीख में मेरा खुद का 3 करोड़ का कवर है सर, मेरी वाइफ का 1.5 करोड़ का कवर है, और मेरे बच्चों का 50-50 लाख का बीमा है। और ईयरली ईयरली 12 to 15 लाख मेरा एनुअलाइज प्रीमियम जा रहा है। अभी कुछ पॉलिसीज के प्रीमियम पीपीटी खत्म हो गई सर, अभी एक्चुअली ये साल भी एक पॉलिसी की पीपीटी खत्म हो गई। प्लान उस हिसाब से किया था कि मेरे बच्चों का एजुकेशन चालू हो जाएगा, वो टाइम मेरा बड़ा लाइबिलिटी कुछ बाकी नहीं चाहिए, फीस और ये सब हिसाब से। जो हम क्लाइंट के लिए प्लान करते हैं सर, वही मैंने खुद के लिए वो टाइम प्लान किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों मतलब रुपेश जी ने पूरे परिवार का मिला के इतना बीमा किया है कि जाहिर सी बात है, जब वो क्लाइंट के सामने बैठेंगे और ये बताएंगे, सर आपको मैं बताने के पहले ये देखिए ये मेरा पोर्टफोलियो है, एक लाइन में सामने वाले आदमी को समझ में आएगा कि नहीं यार, ये आदमी जब खुद ये ले रहा है अपना, अपनी वाइफ का और बच्चों का, मुझे भी लेना चाहिए। तो ये आपका जो अनुभव ही सामने वाले को विवश कर देगा कि मुझे भी बीमा लेना है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। रुपेश जी, आपके लाइफ में आपने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग लिया था, जो पुणे में कमांडो ट्रेनिंग हुआ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
कमांडो कोर्स तो सर मतलब अनबिलीवेबल था। मैंने ऑनलाइन किया था एक्चुअली, पूना के सेशन में मैं जुड़ नहीं पाया ये टाइम जो पूना में सेशन हुआ उसमें, लेकिन ऑनलाइन जो कमांडो कोर्स मैंने किया था, कॉन्सेप्ट जो एक एक आपने दिए है, तो 45 डेज में तो वापस मैं एक्टिव हो ही गया था। लेकिन अभी कमांडो कोर्स के जो आपने पॉइंट दिए थे ऑनलाइन सेशन में और उस हिसाब से, तो रिएक्टिव था ही, मोटिवेटेड था ही मैंने वापस ये साल का मेरा एमडीआईटी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है सर, वो भी एक ही फैमिली और एक ही प्लान के अंदर। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सो रुपेश जी, और इसके अलावा कोई रिबेट का कोई किस्सा हो या और कोई किस्सा हो जो आपको टफ आया होगा और आपने कुछ अलग आइडिया से उसको समझाया होगा, ऐसा कुछ? रुपेश की लाइफ में एक रिबेट सर, हादसा भी है, वो भी सुना दे कि उन्होंने जो एजेंसी थोड़ी बीच में छोड़ दी थी फिर चालू की थी, वो भी थोड़ा बता दे। एक्चुअली कोविड के टाइम मेरी मिनिमम बिजनेस गारंटी फुलफिल नहीं हुई थी, और थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी वो टाइम आया था। मैंने लैंड डेवलपमेंट में और फाइनेंस में खुद को शिफ्ट कर दिया था, तो पैसे की भी दिक्कत आई थी, और वो सब हिसाब से मेरा मिनिमम बिजनेस गारंटी फुलफिल नहीं हुआ, तो मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो गई सर। और दिवेश शाह शाह जो है अपने कमिटमेंट पार्टिसिपेंट, उन्होंने बहुत मेहनत ली मेरे लिए। हम सेंट्रल ऑफिस में 8-10 बार मेरे साथ आए वो, और एजेंसी मेरी रीइंस्टेट हो गई। मतलब सर्कुलर ऐसे था कि मैं नया बिजनेस डालूं तो मेरा पुराना रिन्यूअल सब जीरो हो जाएगा, जो लगभग सर 15 to 20 लाख के रेंज में था। और सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं वो 15-20 लाख छोड़ के वापस जीरो से स्टार्ट करूं। मैंने 3 साल लगभग काम नहीं किया था एलआईसी के एजेंसी में, वो सर्कुलर की वजह से। यस दीपक भाई। वही तो, उसका एजेंसी काम नहीं किया, फिर वो एजेंसी का कमीशन जाने वाला था, हमने सेंट्रल ऑफिस तक बहुत कोशिश किया और बाद में यस यस रूल चेंज हो गया, अब इसका कमीशन भी चालू है मेरे ख्याल से, करेक्ट? यस, रिन्यूअल भी चालू है सर। रिन्यूअल बंद थैंक यू। कर दिया था एलआईसी ने, कम से कम 1,000 लोगों का, जिसकी एजेंसी बंद हो गई। अगर दोबारा एजेंसी लेनी है तो जुना एजेंसी जाएगा लाइक। फिर हम लोग ने फाइट किया उधर एजेंटों के, मतलब आईए खाली दिवेश एक भाई, काम नहीं दिवेश करती। भाई और बाकी लोग भी मतलब साथ में थे, ब्लेसिंग्स थे सर आपके। एजेंसी रीइंस्टेट भी हो गई, और वो पुराना कमीशन भी आज भी कंटिन्यू मेरा चालू है। पुराना कमीशन कितना है अभी? 15 लाख है सर एनुअल। 15 लाख रुपया उसका जाने वाला था हर साल का, सोचो। तो आईओई ने फाइट किया, दिवेश भाई ने मदद किया, बाकी भी 2-4 लोगों ने मदद किया, अनिल भाई थे। तो आईओई खाली एक ही काम नहीं करती, आईओई सभी टाइम पे खड़ी रहती। यस। सो अल्टीमेटली रुपेश जी का केस के लिए हमारे दिव्येश जी उनके साथ 8 बार सेंट्रल ऑफिस गए थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उनको इंडिविजुअल कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो आईओई के कमिटमेंट के मेंबर है। तो बाकी लोग इसको अपना फर्ज मानते हैं कि नहीं, इनको ये कहीं पे अटके हुए हैं, तो उनकी नैया पार होनी बहुत जरूरी है। तो एक बार दिव्येश जी के लिए भी ताली बनती है दोस्तों, तो दिव्येश जी के लिए भी ताली बजाइए। ग्रेट दिव्येश जी। तो हमारी ताली आपके लिए। एक्चुअली कमिटमेंट को उसमें जो मेंबर है ना, वो अपना फैमिली मेंबर है। बाकी सबका भी करते हैं, लेकिन कमिटमेंट वाला तो अपना एक फैमिली मेंबर है ना। आईओई वाला भी फैमिली मेंबर है, लेकिन ये तो पर्सनल फैमिली हो गई। तो उसके लिए तो फाइट इतना दफे किया ना। रुपेश भी आया था पूना से बॉम्बे बहुत टाइम, लेकिन ये आखिर में भगवान ने मेहरबानी की और सबका काम हो गया। ग्रेट ग्रेट। सर मैं रुपेश जी और कोई? एक कंसेप्ट, हाँ, प्लीज प्लीज, प्लीज या बोलिए। मैं और एक कंसेप्ट शेयर करना चाहूंगा सर। कमिटमेंट का कंसेप्ट है सर, एक्चुअली आप परमिशन दे तो मैं शेयर करूँ यहाँ पे। करो यस सर, करो करो प्लीज। करो करो। यस, थैंक यू सो मच सर। सर ने एक्चुअली एचयूएफ के बारे में एक सेशन लिया था कमिटमेंट कोर्स में मुंबई में, सिटी पॉइंट होटल में। तो सुना तो था मैंने, जैसे मेरी शादी हो गई, बेटी आ गई, 2009 में मेरी बेटी आ गई, तो सेम डे मैंने उसका भी पैन कार्ड निकाला और एचयूएफ मेरा फॉर्म कर लिया। क्योंकि क्लाइंट के ऑब्जेक्शन तो आते थे सामने से, अभी मेरा 1.5 लाख पूरा हुआ है और मुझे नहीं करना है, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से क्लाइंट जो बात करते थे। तो मैंने 2009 में बेटी आने के बाद मेरा एचयूएफ भी फॉर्म कर लिया, बेटी का भी पैन कार्ड तुरंत निकाल लिया। और गिफ्ट जो हम बच्चों को दे सकते हैं, वो टाइम 1 लाख रुपया लिमिट थी उसकी। तो 1 लाख रुपया हर साल मैं मेरे बेटी को गिफ्ट देता था, और उसका प्रीमियम उसके अकाउंट से मैं पे करता था।
तो उसका मुझे 1 लाख रुपया बाद मिलता था, और 1.5 लाख रुपया मेरा एडिशनल जो प्रीमियम एचयूएफ के थ्रू मैं पे करता था। एचयूएफ फाइल जो मैंने शादी होने के बाद शुरू कर दी, और वो भी मैं सब क्लाइंट को शेयर करता था। तो जो लोगों का ऑब्जेक्शन आता था वो भी बंद हो गया, और जिनको ऑब्जेक्शन नहीं था उनको भी शेयर करता था, तो उनको भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई। और वो लोगों ने भी एचयूएफ फॉर्म, लगभग मैंने आज तक 500 के ऊपर लोगों का एचयूएफ फॉर्म करके दिया है वाह सर। वाह वाह। वाह ग्रेट। देखो एक आइडिया और कैसे जिंदगी बना देता है लोगों की। और देखो अभी क्या होता है, हस्बैंड का अकाउंट है, वाइफ का अकाउंट है, रिटर्न 1.5 लाख मिलता है, फादर का है, मदर उसे लेकिन एचयूएफ बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं। अच्छा सच बताओ, अभी भी एचयूएफ कितने लोगों को पता नहीं था, जरा बताइए यहाँ से हमारे चैटिंग करिए कि मुझे नहीं पता था, नो करके। नहीं पता है तो एन डालिए नो। अभी देखो बहुत लोग को एचयूएफ पता नहीं था। रुपेश भाई आज कमिटमेंट की वजह से, मतलब कमिटमेंट में क्या क्या मिलता है, और 500 लोगों का अकाउंट खुला, मैंने 500 लोगों का 1.5 लाख रुपए लेके आए। ये एडिशनल हो गया ना 1.5 लाख रुपए। यस सर, ऐसी यस। बहुत सी चीजें मैंने अभी जब मैं फर्स्ट टाइम जब एचयूएफ की बात की ना क्लाइंट को, तो क्लाइंट बोलती एचयूएफ क्या होता है, क्लाइंट फिर उसने बोला मैं आपके सीए को फोन करो। अच्छा उसने सीए को फोन किया मेरे सामने, सीए बोलते एचयूएफ जैसा कुछ नहीं होता है। आई वॉज शॉक, मतलब सीए को भी एचयूएफ पता नहीं। फिर मैंने मेरे सीए से बात कराया, क्योंकि अभी उसको लगेगा मैं गलत हूँ। फिर मैं बोला अच्छा सीए रखो, आपके सीए को कोई नॉलेज नहीं, लाइक दैट। सो हमने अभी कमिटमेंट कोर्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेमिनार रखा है, तो उनका क्या रोल है बेटर बिजनेसमैन को बेटरमेंट के अंदर। ग्रेट। अभी देखो बहुत लोग नो लिख रहे हैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और अभी पहले क्या था ना, बेटा है तो ही एचयूएफ हो सकता था, अभी बेटा है बेटी कोई भी है तो एचयूएफ खुल सकता है, उसके रूल है। वो सर्कुलर चेंज हुआ है सर, बेटा है बेटी है फिर भी हो सकता है। मैं अपना वही, खुद का इशू नहीं, आप एडॉप्ट करने वाले हो या नहीं भी करने वाले तो फिर एचयूएफ आप मेरे फॉर्म ख्याल कर से तो अभी सकते हैं। शादी नहीं किया तो भी एचयूएफ हो सकता है, ऐसा आ गया है कि यू कैन ओपन फैमिली, तो बाद में होती रहेगी, लाइक दैट, ऐसा कुछ है। बट वन वी अगर आपके आपके फादर है और आप है, फादर का अलग एचयूएफ होगा और आपका अलग एचयूएफ या होगा, ये दो दो बेनिफिट आपको एक आई थिंक परिवार। ये इवन सर मैंने, डॉटर कैन ऑल्सो ओपन द एचयूएफ अकाउंट, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सबके लिए तो, खाली मोमेडन लोग का नहीं हो सकता, ध्यान रखना, मुस्लिम लोगों का, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, मैंने गलती से मोमेडियन और क्रिश्चियन लोगों का नहीं हो सकता है सर। हाँ वाह, मतलब मतलब खाली हिंदू रूल ये बोलता है कि उनके रिलीजन में ही मल्टीपल मैरिजेस ये अलाउड है, तो उस हिसाब से उनका नहीं हो सकता है। बाकी सब मतलब हिंदू लोग ओपन कर सकते हैं उसको। ग्रेट रुपेश भाई। यस। और फिर मैंने मेरे पिताजी का भी एचयूएफ फॉर्म करके लिया, मेरे फादर इन लॉ का भी एचयूएफ फॉर्म करके लिया। सब वो अकाउंट्स में हैंडल करता हूँ, मेरे कुछ फंडिंग उसमें से मैं मैनेज कर रहा था। और वही सब लोगों को, क्लाइंट लोगों को दिखा दिखा के, जो एचएनआई क्लाइंट है जिनको फंड्स की या प्रीमियम भरने की, बड़े प्रीमियम भरने की दिक्कत आती थी या नए प्रपोजल के टाइम लगती थी, उनको ये सब मैं शेयर करता था कि खुद का एचयूएफ मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मेरे फादर का कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मेरे फादर इन लॉ का कैसे मैनेज कर रहा हूँ, और ये एचयूएफ से मेरा खुद का 12 लाख जो ईयरली प्रीमियम जा रहा है वो किस हिसाब से मैनेज किया है। तो लोगों को एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाता था, और मेरा ऑब्जेक्शन खत्म होकर मेरा बिजनेस स्मूथली हो जाता था सर वहां पे। मतलब रुपेश जी, हम सारे लोग एक समझ रहे हैं कि आप जो कस्टमर को समझाने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने वो चीज लिया और उसके बाद कस्टमर को समझाया, बहुत अच्छे। क्योंकि यस एचयूएफ, सर। आप बिलीव करिए, बिजनेस क्लाइंट को, बिजनेसमैन में लोगों में एचयूएफ एक ऐसा फैक्टर है कि आपको अलग से एक फाइल खुलती है, उसमें से अलग से एटीसी का प्रीमियम आप निकाल सकते हो, एटीडी का प्रीमियम निकाल सकते हो। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन उसको डिटेल में सीखना पड़ेगा दोस्तों। और बिलीव करिए, इस समय कमिटमेंट के और कोर्स के सारे पार्टिसिपेंट के, कमिटमेंट कोर्स के जो जितने भी सीए आएंगे, उन सीए को 21 तारीख को दीपक भाई और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट विद्युत शाह जी, वो दोनों मिलकर बहुत सारे कंसेप्ट बताने वाले हैं। तो मुझे ऐसे लगता है, अगर एक सीसी पार्टिसिपेंट ने 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट को लाया, जिसमें से दो भी अगर, मान लीजिए मिनिमम दो भी कन्विंस हो गए, तो शायद वो दो मिला के आपका इमीडिएटली आराम से करा सकते हैं। अभी अभिजीत भाई इसने दो चीज और अभी मोटे जी ने डाला, एक तो 1.5 लाख रुपए बाद मिलेगा और 5 लाख तक टैक्स फ्री मैच्योरिटी आएगी एडिशनल। दूसरा तो मैं बोल रहा हूँ बिजनेस हमको वाइट करना है, वो ब्लैक रखता है, बोला एचयूएफ खोलो, घर में जितने लोग हो सकते उतने एचयूएफ खोलो,
हर एक में 7 लाख तक तो टैक्स टैक्स नहीं है अभी मेजोरिटी, तो 7 लाख रुपए तो वाइट हो जाएगा। ये आइडिया है, जब बिजनेसमैन को देते हैं बिजनेसमैन खुश हो जाता है, यार आपने बहुत अच्छा, ये मेरे सीए ने नहीं बताया, लाइक दैट। ये सर मैंने 2009 में एचयूएफ फॉर्म किया, 16-17 साल कंप्लीट हो गए। 17 साल में विदाउट पेइंग सिंगल नया पैसा टैक्स 3 करोड़ का मेरा एंट्री वाइट हुआ है सर एचयूएफ में। वाह, गुड गुड गुड। ये अच्छा, सर। किसी ने सवाल पूछा था एचयूएफ में प्लान कौन सा देना चाहिए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, एचयूएफ एक फाइल है जिसके थ्रू 1.5 लाख रुपया किसी भी प्लान का प्रीमियम आप निकाल सकते हैं। यस। चलो अभिजीत भाई, एचपीएफ का एक सब्जेक्ट रख देंगे कमिटमेंट कोर्स में। यस यस सर, वापिस मैं भी प्रैक्टिकल शेयरिंग करूंगा सर, उसमें मेरी फाइल खुद शेयर करूंगा और फैंटास्टिक मैंने किस हिसाब से मैनेज किया, और ये प्रैक्टिकल ये आ जाएगा सबको। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सर और एक कंसेप्ट था, कमिटमेंट कोर्स में ही सर ने वो टाइम दिया था, डेली एक पॉलिसी बेचना है और उसके बगैर खाना नहीं खाना है। वो भी लगभग मेरा 1-1.5 साल मैंने फॉलो किया था। तो डेली वन कर लेते, क्या हाँ, डेली कंसेप्ट था? पॉलिसी बेचे बगैर खाना ही नहीं खाना है। एक ही कंसेप्ट, और कोई नहीं, कि आज अगर पॉलिसी नहीं बिकी तो खाना मत खाओ। हाँ, तो उसमें का एक सेल मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो टाइम हर दिन सुबह 6:30-7 बजे घर छोड़ देता था। 7 बजे से दोपहर को 1 बजने तक मेरा मतलब कॉल तो 8-10 कॉल हो गए, लेकिन हाथ में कुछ आया नहीं था। मतलब लोगों ने हाँ बोला था, कमिटमेंट दिया था, लेकिन टोकन भी मिला नहीं था। अभी भूख तो इतनी लग गई थी, क्या करे क्या करे। तो पहले मेरा कुछ बिजनेस हुआ था, तो क्लाइंट ने मेरे को एक कुरियर थ्रू पेपर भेजे थे। आड़े पाटा से मुझे पेपर आए थे। तो कुरियर वाला 12:30-1 बजे के करीब मेरे ऑफिस में वो कुरियर देने को आ गया। तो मैं बोला अभी भूख तो लगी है, खाना खाना भी है, लेकिन क्या सेल भी नहीं हुआ है। मैं बोला चलो अभी टिफिन खोलने के पहले एक बार इससे बात कर लेते, हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर देखेंगे क्या है। टिफिन भी मैंने टेबल के ऊपर निकाल के रखा था, इतनी भूख लग गई थी मुझे। वो कुरियर वाले ने मुझे कुरियर दिया। मैं बोला 2 मिनट आपसे बात करना है। तो बोले मैं बहुत जल्दी हूँ, कुरियर मुझे सब 4 बजे तक पटाने पड़ते। मैं बोला 2 ही मिनट चाहिए मुझे आपके। वो बैठे मेरे पास, चाय पानी पिलाया उनको और बात किया, बच्चों के हिसाब से उनके बात किया। बोले मुझे करना ही था। मैं बोले अभी एक कुरियर वाला है, 50,000 भी सम इंश्योर्ड आ जाए तो अपनी जान छूट जाए, कि चलो सेल तो किया है मैंने और मैं खाना खा पाऊँ। मैंने 50,000 सम इंश्योर्ड समझा, मैं समझ रहा था वो कुरियर वाला है तो पॉलिसी लैप्स नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं किसी का होना चाहिए, वो सिखाया था आईओए ने। तो मैंने उसको 50,000 का सम इंश्योर्ड समझाया था, और प्रीमियम कुछ 1200-1500 रुपया क्वार्टरली था। 10-12 साल का टाइम जो था हाथ में बच्चों के हिसाब से, तो 12 साल का टर्म देके वो 50,000 का सम इंश्योर्ड समझाया था। बोला उसने मुझे वो टाइम तुरंत 500 रुपया टोकन दे दिया, सिग्नेचर दे दिया फॉर्म के ऊपर, और वो बोला कि कल सुबह हम 7 बजे मिलेंगे। बोला ठीक है, मेरे हाथ में टोकन तो आ गया, फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर आ गए, सेल मेरा हो गया, मैंने खाना खाने को ले लिया तुरंत। नेक्स्ट डे मैं उसके पास गया सर सुबह 7 बजे, तो बाकी फॉर्मेलिटी हम खत्म कर दी। उसने बात बात में बताया कि मेरे दोनों बच्चों का कर लेते हैं। मैं बोला चलो लॉटरी लग गई मेरी, एक के सामने दो सेल हो गए। अगले दिन का भी खाने का सवाल मेरा सुबह 7 बजे ही खत्म हो गया था। तो मैंने दूसरा फॉर्म भी निकाला, भरा, और वो फिर बोला मैं कैश दे दूंगा आपको। मैं बोला ठीक है। वो टाइम कुछ कैश का और इसका दिक्कत नहीं चलता था, चेक का। वो अंदर गया और अंदर से उसने 50,000 के 2 बंडल लेके आया सर। वो था कुरियर वाला, मैं सम इंश्योर्ड समझा रहा था उसको, और वो प्रीमियम समझ रहा था। तो मैंने बात किया फिर देखा, से उसको, ऐसा मैंने होता है बोला रुपेश भाई, एजेंट एजेंट की सोच छोटी होती है ना, या तो अंदाज छोटा लगा लेता है, पार्टी बड़ी होती है। ग्रेट ग्रेट। तो मैंने उनको बात किया सर हमको 12 साल ये पे करना है। वो बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पूछा, क्योंकि लैप्स भी नहीं होना चाहिए पॉलिसी, उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो उससे सबसे मैंने डिटेल बात किया फिर वो टाइम उसके साथ, कि मतलब कैसे मैनेज करेंगे आप। तो उसने मुझे बताया कि ये कुरियर चलता था वो टाइम, कंप्यूटर्स का बहुत नया नया ये था, तो कोई कुरियर वाले रिस्क नहीं लेते थे। ये अकेला बंदा था जो पुणे और आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट है, उनका इलेक्ट्रिकल गुड्स का कुरियर ये खुद लेता था।
और मतलब पेपर का कुरियर वो 100 किलो का लाता था तो उसको समझो 10,000 मिलते थे। तो ये इलेक्ट्रिकल गुड्स का कुरियर ये 100 किलो का लाता था तो इसको लगभग 50,000 रुपीज, 5 गुना उसको इनकम होती थी उसमें। और उस हिसाब से वो एग्री हो गया, वो पॉलिसी आज भी चालू है। वो बड़े हो गए बच्चे, वो एजुकेशन के लिए उनकी मैच्योरिटी भी आई और वो बच्चों का भी बिजनेस, आज भी वो कुरियर वाले का लगभग मेरे पास 6-6.5 लाख रुपया ईयरली प्रीमियम आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ग्रेट। फैंटास्टिक। रुपेश जी, आपने जो आइडिया बताया ना, सारे लोगों को मैं कहता हूँ ये आइडिया आप यूज कर सकते हैं। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल किया था। क्योंकि कमिटमेंट कोर्स में एक ऐसा सेशन होता है जिसमें आपको कसम खानी होती है कि अगर हमने काम नहीं किया, सेल नहीं हुआ, तो रात का खाना हम नहीं खाएंगे। रुपेश जी, दीपक भाई, अब मेरे साथ एक ऐसा बहुत साल पहले हुआ था। मैंने क्लाइंट को समझा दिया, क्लाइंट मतलब एग्री भी हो गए। क्लाइंट ने कहा एक काम करिए देसाई जी, मंडे को इसका मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ, क्योंकि चेकबुक उनका ऑफिस में था। तो मैंने थोड़ा कोशिश किया ना, आप एक काम करो, चेक ही ले लो। फिर वो मैंने सब मतलब सब फिनिश हो गया, मैं सामान इकट्ठा कर रहा था। और लकीली उस समय मेरी वाइफ का फोन आया। और वाइफ का फोन आया तो वाइफ को मैंने डायरेक्टली कहा, अच्छा एक काम करो, वो खाना बन चुका, रात की मेरे हिसाब से 10 सवा 10 बजे की बात होगी। खाना बन चुका है ना, आप खाना खा लो, बच्चों को भी खाना खिलाओ। आज मेरा शायद खाना नहीं होगा। नहीं नहीं, आज मुझे कोई चेक नहीं आया ना, तो आज मुझे भूखा सोना पड़ेगा। चलो बाय, हाँ आप खाना खा लो, बाय। और मैंने फोन रखा तो वो आदमी बोले, एक मिनट एक मिनट, आप क्या बोले? नहीं सर, हमने ना थोड़ा कसम खाया है कि किसी न किसी परिवार का भला करेंगे और तब जाके रात को खाना खाएंगे। आपका भला तो मैंने कोशिश किया, हाँ आप करने भी वाले, लेकिन वो मंडे को होगा ना। तो सर आज तो मेरा खाना, आज तो मेरा उपवास बनेगा। अरे नहीं नहीं देसाई जी, आप इतने दूर आए और मेरी वजह से आप खाली आप भूखे रहोगे? नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, वाइफ के अकाउंट का चलेगा? चलेगा। उसे वाइफ के अकाउंट का चेक देती। मतलब एक आइडिया कैसे क्लोजिंग में सपोर्ट कर सकता है। या सो बहुत बढ़िया। रुपेश जी, और कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में इस समय चल रहा है? यस यस सर, मैं जी आपने जी। अभी भाभी हमारे जी का नाम हमारे लिया तो नितिन मुंडे जी भी है लाइन में, तो वो हिसाब से अभिजीत भाई अभी हाँ आ हाँ सकते हाँ, थे। एक मतलब 5 मिनट और हम लोग ये बात कर सकते हैं, फिर मैं चलेगा चलेगा चलेगा। उनके पास आता, नितिन जी के पास आता हूँ। यस सर, वाइफ भी मेरे साथ में थी, इंस्टीट्यूट में हर कॉलेज में वो आती थी। और काम भी इतना बढ़िया होता तो LIC के तरफ से गिफ्ट वाउचर्स मिलते थे। तो पुणे में PNG करके ज्वेलरी का शोरूम है, PNG का गिफ्ट वाउचर मिला था मुझे। और डॉटर बॉर्न हुई थी तो वो कुछ 2 5 ग्राम का गोल्ड का गिफ्ट वाउचर था। हम डॉटर के लिए टॉप्स लेने को गए थे वो शॉप में। 2009 की बात है, 2 महीने की थी मेरी डॉटर और टॉप्स लेने को गए थे। वो गिफ्ट वाउचर के सामने में बोला अभी क्या आएगा छोटा, तो टॉप्स आ सकते हैं बेटी के, 2 महीने की गुड़िया के टॉप्स आ सकते हैं। तो मेरी वाइफ ने एक आधा एक घंटा छानबीन करके एक टॉप सिलेक्ट किए। और बाजू में एक लेडी खड़ी थी उसके, तो उसको भी वही टॉप्स पसंद आए। वो लगभग हमारे पहले से देख रही थी, वहां पे कितना टाइम पहले से देख रही थी पता नहीं, उसको भी वही टॉप्स पसंद आ गए। और वो PNG के शोरूम में एक ही जोड़ी था वो टॉप्स का। तो मेरी मिसेस बोली भी उसको कि आपको पसंद आया तो आप ले लो, मैं दूसरा देखती हूँ। तो अ, बोली नहीं नहीं, मैं आपने भी आधा पौना घंटा आपका टाइम खराब किया है इसके पीछे, और वापस आप दूसरा क्यों देखेंगे? इनका इतना बड़ा शोरूम है तो इनको देना चाहिए मुझे। वो लेकर है ना, हर महीना 10,000 रुपया वो PNG में गोल्ड के इसमें मंथली बाय करती थी उसके सैलरी के थ्रू। तो मैं मिसेस को बोल रहा था अभी तू बात कर उससे, तो मिसेस बोली रुको रुको, हम मौका देख के बराबर उसने मैं इशारों में बता दिया मुझे। और वो PNG के आदमी ने दूसरे शोरूम में भेजा, कवे रोड के शोरूम में भेजा, तब तक आधा पौना घंटा हमको मिल गया उसके साथ। तो मिसेस ने कुछ भी बात नहीं की, उसको पूछा सर सिर्फ क्या करते हैं, कुछ उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिसेस ने, ट्रेनिंग में थी तो क्या बात करना वो पता था उसको। तो मिसेस ने पूरा इंफॉर्मेशन जानकारी से ले लिया। तब तक वो टॉप्स आ गए आधे घंटे में। और काउंटर के ऊपर हम बिलिंग को गए। मिसेस ने खुद भी कुछ भी बताया नहीं था खुद के बारे में, मैं क्या करती हूँ कुछ नहीं, कुछ भी बताया नहीं था। जैसे हम काउंटर के ऊपर गए पेमेंट करने को, साथ में ही गए, उसके टॉप्स आए तब तक तो साथ में रुके थे, बात कर रहे थे। तो और पेमेंट करने को गए तो हमने गिफ्ट वाउचर दे दिया उधर पेमेंट को ये करने के, प्रोसेस करने के लिए। तो उसने पूछा आपको किस चीज का वाउचर मिला? बोले हम इंश्योरेंस का काम करते हैं और ये मंथ में कुछ अच्छा बिजनेस हमने प्रोड्यूस किया तो उसका ये वाउचर मिला।
उसने तुरंत सामने से बताया। अच्छा, मैं सोच ही रही थी कोई अच्छा बंदा मिले मुझे। वो सामने से बोली। सेम टाइम मेरी मिसेस उसके साथ वो मगरपट्टा सिटी में रहती थी वो टाइम। मिसेस उसके गाड़ी में उसके साथ गई और 3.5 लाख रुपया ईयरली प्रीमियम मिला था सर मुझे वो टाइम उससे। वाह वाह वाह, ग्रेट। मेरी फर्स्ट ही मीटिंग थी। और आज भी वो क्लाइंट कंटिन्यू मुझे बिजनेस दे रही है। उसकी बेटी भी अभी नीट की एग्जाम क्लियर करके एमबीबीएस को एडमिशन ले लिया। वो बच्चों की पॉलिसी जो उसको दी थी वो मैच्योर हो गई। बाद में उसने उसके खुद का प्लानिंग किया था, उसके सिस्टर का किया था, हस्बैंड का किया था। तो लगभग 12-15 लाख रुपया प्रीमियम वो अकेले क्लाइंट से मुझे आज के तारीख में ईयरली बेसिस पे आ रहा है सर। बहुत रुपेश, बढ़िया, बहुत 45 डे ग्रेट। रुपेश चैलेंज जी का में ये आपको शेयरिंग क्या यही मिला? इंसिस्ट कर रहा है। रुपेश जी का ये शेयरिंग यही इंसिस्ट कर रहा है कि आपके वाइफ को आपके बिजनेस में ऐड कर दो, वाइफ को बिजनेस में ला लीजिए, मतलब लेके आइएगा। देखिए कितना बढ़िया काम होता है। यस दीपक भाई प्लीज। रुपेश भाई, 45 डे चैलेंज अटेंड करके आपको क्या फायदा हो, बताइए। सर एक्चुअली उसके पहले मैं क्या भी था, सो बाद गया में था। क्या हुआ? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आवाज नहीं आई सर आपकी, सॉरी। 45 डे चैलेंज करने के पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, जरा 2 मिनट। सर मैं भी एक्चुअली सो गया था ये 45 डेज चैलेंज होने के शुरू होने के पहले। मैं जीआईसी म्यूचुअल फंड मेरा बुलियन का काम मैं शुरू किया वो। और ये सब चीजों से मेरा रूटीन सब बराबर से चल रहा था। मैं सो गया था एक्चुअली। 45 डेज चैलेंज से मैं वापस एक्टिव हो गया। और आज की डेट में मैंने मेरा एंट्री एमडीआरटी इंट्रोड्यूस कर दिया है सर। वो भी एक ही प्लान में जो देखो, 45 डे 120 करोड़ फरवरी और को चालू 240 हुआ। करोड़ की कंसेप्ट अमोल सर ने एक कॉम्बो प्लान में ऑनलाइन इसमें बताई थी। वो कंसेप्ट के ऊपर पार्टी को बात किया। एग्जिस्टिंग पार्टी है मेरी, ऑलरेडी 12 लाख रुपया उसका ईयरली प्रीमियम है। वाह वाह। तो उसको बताया कंसेप्ट। और मेरा एक ही प्लान के अंदर और एक ही पार्टी के अंदर एमडीआरटी इंट्रोड्यूस हो गया है सर। देखो, आज मेडिकल 45 है सर डे वो पार्टी। चैलेंज में कमिटमेंट होने के बाद भी सो गए थे क्योंकि आते नहीं थे। अभी 45 डे चैलेंज की वजह से वापस जाग गए और 2 महीने में एमडीआरटी कर दिया, 1 डेढ़ महीने में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तो नॉलेज से थैंक कितना फर्क पड़ता है, खाली एक एक दिन एक नॉलेज। वेरी गुड। अनिल भाई ने पूछा था, सब लोग इनके लिए ताली बजा सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी नितिन भाई को लेना पड़ेगा। और थैंक यू रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत मतलब आधे घंटे के अंदर बहुत कुछ आइडिया दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। दोस्तों अब मैं आपके सामने, हाँ मैं आज आपके सामने एक दूसरे स्पीकर को लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों रुपेश जी ने जी एक बहुत अच्छा सर, बात मैं किया एक कि एक एक परसेंट कंसेप्ट बात यूज करते करना हैं। चाहता हूँ। हेलो। हाँ, रुपेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि मैं कंसेप्ट को यूज करता हूं जिससे मेरा एमडीआरटी होता है। देखिए कमिटमेंट में आने के बाद कैसे वो आदमी मतलब 12 लाख 15 लाख बड़ा बड़ा प्रीमियम कैसे वो लाए। तो उसका एक एग्जाम्पल देखिए, अभी जो अगले स्पीकर है वो उसके एग्जाम्पल है दोस्तों। उन्होंने एजेंसी ली लगभग 2004 में, और उन्होंने बेसिक कोर्स किया 2009 में। 9 में बेसिक कोर्स किया, लेकिन ठीक है कामकाज अच्छा खासा चल रहा था। अमित भाई का बेसिक कोर्स उन्होंने किया था। वापस उन्होंने बेसिक कोर्स रिपीट किया 2021 में, एडवांस कोर्स किया 2022 में, और कमिटमेंट कोर्स किया 2023 में, और 2024 में पहला एमडीआरटी ठोक दिया। सो ऐसे ऐसे मतलब ये एक रिजल्ट है कि आप कंटिन्यूस एजुकेशन में रहिए तो आपके बिजनेस में कितना बदलाव आता है। तो ऐसे हमारे एमडीआरटी एचयूएस मिस्टर नितिन मिंडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। नितिन जी आप अनम्यूट हो जाइए, आपका स्वागत है। और उनकी नमस्ते सर। मिसेस सोनल मिंडे जी भी उनके बिजनेस में सपोर्टिव होती है। तो दोनों नमस्ते। मिलकर इस बिजनेस को करते हैं। तो दोनों दाम्पत्य का आज आयुष के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी आप अपने बारे में कहिए, अपने एजेंसी के बारे में कहिए प्लीज। नमस्ते सर, मेरा नाम नितिन नितिन मिंडे भाई, है। नितिन और में मोबाइल ऐसे रखे तो क्या होगा, दोनों का अच्छा तरह से दिखेगा। हाँ, या परफेक्ट। अभी अभी प्रॉपर दिख रहा है। दिख रहा है सर? नितिन जी वो हाँ हमारी सर, अर्धांगी है तो दोनों साथ में आने चाहिए। हाँ दोनों आ गए, अभी आ अभी गए। दिख रहे हैं। अभी दिख रहे हैं सर। यस सर प्लीज गो अहेड। Yes, sir। सर मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ज्यादा हिंदी नहीं बोलता, तो बीच बीच में अगर मराठी शब्द अटक गए तो मुझे थोड़ा हेल्प करना, अभिजीत सर।
हाँ जरूर, आपके बगल में जो है वो भी आराम से हिंदी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कुछ ऐसा हुआ, आप हाँ बेझिझक जिसमें आप इजी है वो बोलिए, मैं हूँ, कन्वर्ट कर लूंगा। प्लीज गो हाँ हाँ, अहेड। चालेल 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 सर। सर नमस्कार, मैं नितिन मिंडे। मेरा ब्रांच नारंगांव है, पुणे से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। मेरे यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि शिवनेरी किला 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। और भीमाशंकर जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक से, वो हमारे हमसे यहाँ 60 किलोमीटर की दूरी से है। और भीमाशंकर जाने के लिए कहीं से भी आइए तो मेरे गांव से जाना पड़ता है। मेरा गांव का नाम मंचर है, और ये ग्राम पंचायत लेवल पे मैं काम करता हूँ। मेरे यहाँ मेरा जो कस्टमर बेस है वो पूरा किसान है, शेतकरी लोग है। उनके साथ ही मैं काम करता हूँ। और मैं खुद को कार्यकर्ता मानता हूँ, ये बीमे का कार्यकर्ता मानता हूँ मैं। वो मैं जब से मैंने मेरा जो सहवास है बोलते हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहा है, इनके पॉलिटिकल लोग से होते हैं, उनके एनजीओ सोशल एक्टिविटी में मैं मेरा बचपन से ही मेरा होता रहा है। तो मैं भी खुद को कार्यकर्ता मानता हूँ, मगर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं मानता। मैं खुद को बीमे का कार्यकर्ता मानता हूँ। हर घर जाके बीमे का बात करना ये मेरा पैशन है। तो मैंने पहले 2004 में मैंने एजेंसी लिया, मगर आईओ के बारे में कुछ पता नहीं था। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त है, वो भी आईओ से जुड़ा है। वो बोला चलो तेरे को मैं आज फिल्म दिखाने लेके जाऊंगा। तो पुणे में एसएम जोशी हॉल में वो मुझे लेके गए। और वहाँ उस वक्त तो गेस्ट सेशन था दीपक सर का, 50 रुपए का टिकट था उसमें। उसने बोला है देख मैं तेरे को टिकट लेके जाऊंगा, मगर टिकट तेरे को लेना पड़ेगा 50 रुपए का, मैं फिल्म दिखाऊंगा आपको। तो मैंने 50 रुपए का टिकट लिया, मगर उसने बताया नहीं कि आप मुझे क्या कहाँ लेके जा रहे हैं। वहां पर दीपक सर के सेशन था, बिजनेस कम फ्रॉम सर्विसिंग, सर्विसिंग से बिजनेस कैसा आता है। वहां पर मैंने एसएम जोशी हॉल में पहला मैंने लेक्चर सुना था। उसके बाद मैंने बेसिक कोर्स किया था होटल सेंटर में, अमित अमित सर का। बाद में थोड़ी जरा मस्ती आ गई, अभी कुछ जरूरत नहीं मुझे, मैं काम कर रहा हूँ। तो हर साल थोड़ा थोड़ा काम होता था, मगर 70%, 75% एमडीआरडी होता था, मगर 100% एमडीआरडी नहीं होता था। तो मैं सोचा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बाद में मैंने 2021 में बेसिक कोर्स किया। उस वक्त मुझे लक्ष्मण वाडेकर, हमारे सीसी पार्टिसिपेंट है, वो मिले। वो बोले अरे तूने बेसिक किया था, अभी एडवांस करना। तो मैंने पुणे में एडवांस कोर्स भी किया 2022 में। और उसके बाद वो बोले अभी तुमने बेसिक भी किया है, एडवांस भी किया, तो सिलेबस तो पूरा कर देना यार। मैं बोला सिलेबस कैसा पूरा करना। वो तो बोले कि तुम सीसी पार्टिसिपेंट हो जाओ। वो तो सीसी पार्टिसिपेंट कितना फीस है, वो बोले 1,65,000 फी है। मैं बोला इतना बड़ा फी भरने का 1,65,000, ये क्या ऐसे नहीं हो सकता मुझसे। नहीं नहीं, अब तू भर दे, तेरा काम हो जाएगा। तो उनके बहकावे में आकर मैंने उसका उनका फीस 1,65,000 भर दिया। और जब मैंने फी पेड किया, उसके 2-3 महीने मुझे नींद, 2 महीने नींद ही नहीं आई। और इतना बड़ा फीस पे कर दिया, अभी कभी क्या हो रहा है। और मुझे ऐसा डिप्रेशन आ गया कि मैं मेरा काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो फिर मैं फिर से एजुकेशन में जुड़ गया। और फिर से मैंने बेसिक कोर्स वगैरह सेशन मैंने छोटे छोटे करते थे। जब मैं सीसी में मुंबई में आया, तो पहले 2-3 सेशन मुझे ठीक ही लगा, मैं आ गया, मगर काम नहीं हो रहा था। तो फिर वो लक्ष्मण को बोला यार मैं अभी सीसी का मैंने एडमिशन किया है, वो फी रिटर्न लेना पड़ेगा, मैं तो मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा फी भरा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। और मुझे बम्बई में आना है, तो पहले एक दिन पहले आना पड़ता था। तो बोले नहीं नहीं, तू लगातार आते जा, तेरा काम होते जाएगा। तो लक्ष्मण वाडेकर के मैं सुनता, दीपक सर भी थे। तो वो शेयरिंग सुनने में मुझे मिला कि हर मंथली का 1 लाख प्रीमियम लोग बोलते थे वहां पर, जो शेयरिंग करते थे ना, वो बोलते थे कि मंथली 1 लाख प्रीमियम भरो, मंथली 1 लाख प्रीमियम भरो। तो मैं मेरे गांव में, तो मैं ग्राम पंचायत लेवल में काम करता हूँ, मेरा कस्टमर सब किसान लोग है, कोई कांदा बटाटा, यानी दूध, ऐसा ही सब उनका काम रहता है। तो इतना प्रीमियम कैसा रहेगा। तो मैं उनका उनका सुना कि 1 लाख प्रीमियम हो सकता है, मंथली का 1 लाख प्रीमियम बोल सकते हैं हम, बड़ी सोच हो गई। तब मैं गांव में आकर मैंने काम चालू कर दिया। जब काम चालू करता, मैं किसान के पास जाता था, तो और उनके उनसे वो थोड़ा थोड़ा बात मैं करता था। तो मैं जब उनके घर जाता था, तो मैं मेरा जो काम है वो रिटायरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर ही मेरा काम मुझे अच्छा लगा, मुझे रिटायरमेंट का प्रोजेक्ट ही अच्छा लगता था। तब मैं उनको बोलता था देखो आपको आपको अब आपकी उम्र क्या है। तो बोलता है मेरे अभी उम्र 30 है, 35 है, 40 है, जो भी कुछ उम्र है। तो मैं उनको पूछता पूछता हूँ कि आप रिटायरमेंट कब हो जाओगे।
तो बोलते काय का रिटायरमेंट यार, यहाँ तो काम ही काम करना पड़ता है। सुबह उठना है, घास काटना है, दूध निकालना है गाय का, और कांदा बटाटा का खेती में जाना है, गन्ने की खेती में जाना है, वहां का वो सब काम करना पड़ता है। वो रिटायरमेंट कहाँ की होती है। तो मैं उनको बोलता था कि रिटायरमेंट बहुत जरूरी है भैया, रिटायरमेंट नहीं होगा तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। तो बोलते हैं कैसा रिटायरमेंट का कैसा टेंशन हो। देखो भैया, जब तुम रिटायर हो, जब तुम्हारी उम्र 60 हो जाएगी और तुम्हारे बच्चे की उम्र 30-35 हो जाएगी, तो उस वक्त आपका बच्चा है वो उसकी वाइफ को प्यार करेगा, उसके बच्चों का प्यार करेगा, पीछे मुड़कर प्यार नहीं करता। गंगा कभी उल्टी नहीं बहती, प्यार की गंगा हमेशा ऊपर से नीचे जाती है। देखो आप बताओ मुझे, आप किससे प्यार करते हो? आप अपनी बीवी से, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हो? तो वो सोचता है हाँ बराबर है, मैं तो मेरे बीवी से ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे बच्चों से ज्यादा प्यार करूँ, माँ बाप से प्यार करता हूँ, मगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। नहीं नहीं बोलो, वो बात सही है आपकी। तो मैं उनको बोलता हूँ देखो, दो लोग हैं आप हमारे गांव में, एक खेती करता है, एक दोस्त खेती करता है, और एक दोस्त शिक्षक है और गवर्नमेंट सर्वेंट है। दोनों की जब उम्र 60 हो जाती है, तो रिटायरमेंट के वक्त देखो, वो जो खेती किसान करने वाला लोग होता है आदमी, वो सुबह 7 बजे उठता है, घास काटने निकल जाता है, उसकी उम्र 60 हो, 70 हो, 65 हो, घास काटने जाता है। और जिसने रिटायरमेंट लिया है, वो सुबह उठता है आराम से, बेस्ट पैके देव पूजा करता है, गांव में जाता है, पेपर पढ़ता है, भेल मिसल खाता है। तो उसकी जिंदगी बहुत आराम से चलती है, और उसको बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं ले रहना पड़ता है। जिस बच्चों को तो आपने पैसे दिए हैं, वो जो जो चाहिए उसके लिए, वो उनके उनके पास से मांगना नहीं पड़ता, ऐसा मैं उनको बोलता था। फिर बोलते हो कैसा कैसा हो सकता है, मैं उनको बोलता हूँ देखो भैया, अगर आज के दिन में, यानी कि सन 2025 में, दोनों हस्बैंड वाइफ, यानी कि अगर हस्बैंड का एज 60 है, 65 है, और वाइफ का एज 65 है, तो दोनों को जिंदगी जीने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा आज की तारीख में? तो बोलते हैं वो 10,000 15,000। बोलते हैं बराबर है, हाँ 10,000 15,000 उनको वो अच्छा लगता है, बराबर है। 60 की सीनियर सिटीजन को उतना पैसा लगेगा, डॉक्टर है, किराना है, घर का खर्चा है, तो दोनों को लगेगा। तो मैं उनको बोलता हूँ हमारे गांव में भेल जो प्रसिद्ध है, भेलपुरी सर, बराबर है, आवाज ओके। आ रही है? यस यस, हाँ भेलपुरी पूरी इंडिया में फेमस है। हाँ, मगर हमारे गांव में भेल बहुत अच्छी है, भेल भेल, सूखी भेल रहती है। सूखी मैं भेल। उनको बोलता हूँ अभी इस साल भेल का क्या रेट है, पाव किलो का क्या क्या रेट है, भेल का? तो वो बोलते हैं 60 रुपए पाव किलो है, 70 रुपए पाव किलो है। अभी देखो 2025 में दो पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ को जीने के लिए 20 से 15 या 20 हजार रुपए तक मंथली खर्चा आता है। और भेल का रेट कितना है? तो बोलता है वो 60 रुपए पाव किलो है। मैं उनको बोलता हूँ देखो पीछे जाके सोचो, 20 साल पहले भेल का रेट क्या था? तो बोलते हैं भेल का रेट तकरीबन 10 रुपया पाव किलो, 7 रुपया पाव किलो होता था। अब वो 20 साल पहले भेल का भाव 7 रुपया पाव किलो था, 10 रुपया पाव किलो था। तो अब कितना है? तो अभी 60 रुपया पाव किलो है, 70 रुपया पाव किलो है। तो महंगाई कितनी बढ़ गई? तो बोलते हैं 6 पट बढ़ गई, 7 पट बढ़ गई। तो मैं उनको बोलता हूँ देखो, अगर 20-25 साल में हस्बैंड वाइफ को मंथली का खर्चा 15,000 रुपये आता है, 20,000 रुपये आता है, तो अगले 20 साल के बाद आपको कितना खर्चा आएगा? तो बोलते हैं तकरीबन 1 लाख के आसपास। हाँ बोलते हैं 1 लाख के आसपास खर्चा आएगा। उनको बराबर समझ में आता है, हाँ 1 लाख के आसपास खर्चा आएगा। देखो 20 साल के बाद आपको 1 लाख पेंशन आएगी, ऐसी कोई आपने सिस्टम बनाई है? बोलते कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ तो बना ही सकते, वो कैसा करनी पड़ती? मैं उनको बोलता हूँ देखो, आप ही बताओ, अगर 1 लाख रुपया मंथली का आपको ब्याज आना है, पेंशन आना है, तो कितने पैसे आपको बैंक में रखने पड़ेंगे? तो बोलते उनको हिसाब करने पड़ते। मैं बोलता हूँ देखो, अगर 1 लाख रुपया मंथली का आना है पेंशन, तो 5% अभी ब्याज दर चालू है गवर्नमेंट का, बैंक से 5%, 6% से। तो तकरीबन 2 कोटी रुपए वो बैंक में रखने पड़ेंगे, तभी उसका ब्याज 5%, 6% आएगा। वो बोलता है बराबर है, हाँ बोलते बराबर है। तो 5%, 6% आने के लिए 2 CR बैंक में रखने पड़ेंगे। इतना आपको रखना पड़ेगा। तो इतना इतना रखना पड़ेगा, हाँ गोल्ड में इतना रखना पड़ता है।
तो मैं उनको फिर से बता, देखो अपनी अपनी टंकी है ना ऊपर पानी की, वो टंकी में अगर पानी भर के रखा है तो नीचे नल में नल खोलेगा तो पानी आया जाएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, वो हाँ, मैं उनको बोलता 2 CR रखना पड़ेगा। बोलते 2 CR तो नहीं हो सकता भाई, इतना कैसा हो सकता है। मैं उनको बोलता देखो, आजकल जमाना मोबाइल का है, टीवी का है, फ्रिज का है। हम टीवी ले हो, फ्रिज ले हो, मोबाइल ले हो, सब हम EMI पर लेते हैं, यानी कि बजाज फाइनेंस 0% इंटरेस्ट। देखो, अगर हम EFD भी है EMI पर ले सकते हैं तो कैसा रहेगा। बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हाँ, तो EFD भी हम EMI पे ले सकते हैं, 2 CR का EFD हम EMI पर ले सकते हैं। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, 1,000 रुपया दिन का खाली आपको बाजू में निकालना है। बोलते 1,000 रुपया दिन का। बोलते देखो, 1,000 रुपया दिन का निकालना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम होटल में जाते तो एक बार 1,000 रुपया का खर्चा हो जाता है। ऐसा वैसा मैं उनको बताता हूँ। बोलते इतना तो नहीं हो सकता है, मगर हम 500 रुपए तक कर देंगे। बोलते ठीक है, 500 तो 500, मुझे भी उतना ही अपेक्षित था, क्योंकि ये होती तय नहीं कर सकते। देखो भाई, 500 रुपया लिया तो आपको 50,000 रुपया पर मंथ आ जाएगा। बोलते ठीक है, कर देंगे। 500 रुपया लेगा। मैं उनको जीवन लाभ प्लान बताता हूँ। तो जीवन लाभ प्लान जब मैं बताता हूँ ना, तो उनको बोलता हूँ 16 साल हफ्ता भरना है, और उसके बाद सब्सिडी मिलती है आपको गवर्नमेंट की। 25 से साल तक आपको खाली 16 ही साल भरना है, उसके बाद गवर्नमेंट का सब्सिडी रहता है। और ये पूरा गवर्नमेंट का काम है। तो मैं उनको बोलते गवर्नमेंट का, सच्ची गवर्नमेंट का है। तो मैं बोलता हूँ आपका गूगल मोबाइल निकालो। मोबाइल में जब हम गूगल में वो जाते, विकिपीडिया में खाली डालते भारतीय आयुर्वेद महामंडल, तो उसके नीचे आता है मालक कौन है, तो उसके नीचे लिखा है मालक भारत सरकार। मैं बोलता हूँ मोबाइल आपका है, ढूंढा आपने, इसके नीचे मालक को दिख रहा है भारत सरकार। तो भारत सरकार के साथ डील करना क्या बात है, अच्छी बात नहीं क्या? बोलते अच्छी बात है। तो बोलते 16 साल हफ्ते भरने। मैं बोलता हूँ भैया 16 साल हफ्ते नहीं भरने, साल में एक बार हफ्ता भरना है, वो 16 हफ्ते भरने। हाँ, बोलते हाँ ये भी ठीक है, मगर 16 साल नहीं भरना भैया, एक हफ्ता भरना है, साल में एक बार भरना है, खाली 16 हफ्ते भरना है। वो ठीक है, मगर 25 साल बहुत लंबा होता है। मैं बोलता हूँ 25 साल बहुत लंबा होता है? ऐसा कुछ नहीं यार, बहुत लंबा नहीं होता, बहुत थोड़ा है, छोटा है। बोलते कैसे छोटा होता है? देखो, मैं बोलता हूँ आपकी अभी आपकी आपकी शादी कब हो गई? तो बोलते हैं 2005 में शादी हो गई। वो कितने साल हो गए शादी को? बोलते हैं 20 साल हो गए। मैं बोल रहा आपकी शादी कहाँ पर हुई? बोलते हैं वो अमुक अमुक गांव में हो गई शादी। तो मैं बोलता हूँ शादी में कौन कौन आए थे? तो मैं वो बोलता है वो मामा आया था, चाचा आया था, वो आया था, वो आया था। वो शादी के टाइम आपने कौन सा ड्रेस पहना था? बोलते हैं वो शेरवानी पहनी थी, या सूट पहना था, या पैंट शर्ट, जो भी कुछ है वो डिटेल में बता दे। मैं बोलता हूँ शादी में क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था, वो सब माहौल बराबर वो बताते। फिर मैं बोलता हूँ आपकी बीवी का कन्यादान किसने किया था? तो बोलते इसके मामा ने किया था। कौन से मामा ने किया था? बोलते 2 नंबर वाले मामा जो है ना, उसने कन्यादान किया था। वो कैसे किया था? मैं वो बोलते हाँ कन्यादान तो ऐसे ऐसे किया था ना। मैं बोलता नहीं नहीं, देखो सुनो, कन्यादान कैसे किया था। वो गंध लिया था, वो कुमकुम तिलक लिया था, आपकी बीवी के पैर के अंगूठे पे लगाया था, और कन्यादान बोल के छोड़ दिया था। तो बोलते आप हाँ हाँ ऐसे ही किया था। देखो आपको उसने आपके लिए उसकी कन्या को दान किया था, आप कुछ दान नहीं कर सकते उसके लिए? बोले क्या दान करे? मैं बोलता हूँ देखो, वो शाहजहां ने उसके बीवी के लिए ताजमहल बनवाया था, मगर वो जिंदा नहीं थी देखने के लिए। मैं बोलता हूँ तुम बीवी के लिए कुछ इतना तो करो। नहीं, बोलता फिर भी बहुत लंबा होता है। अरे बोलते बहुत लंबा कैसे, बहुत लंबा होता है? देखिए, 20 साल हो गए आप बोल रहे, 20 साल हो गए आपकी शादी को, पता चला आपका बच्चा कितना, पहला बच्चा कौन से साल में होता, पहले साल में या दूसरे साल में? बोलता पहले साल में होता। आपका बच्चा अभी 20 साल का, 18 साल का हो गया, आपको लग रहा है? बोलते नहीं तो लग रहा है। वो शादी को 20 साल, अभी एक सा काम करो, आंखें बंद करो, छाती पे हाथ रखो, और बोलो मेरे शादी शादी को 20 साल हो गए, ऐसा लग रहा है क्या? बोलते नहीं यार, नहीं लग रहा है, अभी तो पिछले 2-4 महीने 25 साल में हुआ था ऐसा। और देखो देखो भैया, ऐसा ही होगा, आगे के 20 साल कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। बोलते हाँ ये तो ठीक है, 20 साल कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। फिर भी मैं तो बोलते ठीक है, फिर भी तो एक बात करो, आपने 10वीं कक्षा कब पार की थी? बोलते मैंने तो 1995 में पार किया था, 98 में पार किया था, ऐसा कुछ तो बोलते थे उसका। मैं बोलता अभी कितने साल हो गए 10वीं पास हो गए?
कम से कम 30-35 साल हो गए। और ठीक है, होने दो। आपका 10वीं कक्षा पास हो गए थे, तब उसके टाइम स्टैंड अप हुआ था, निरोप समारंभ हुआ था। आपको याद है? हाँ बोलो, याद है। आपको कौन से टीचर थे? बोलते वो ऐसे ऐसे, वो नाम बताते, मोरे सर थे, शर्मा सर थे, कुछ भी सर थे, उनका नाम बताते। वो आपको याद है? हाँ, बराबर बराबर याद है। बोलते उस वक्त 10वीं का स्टैंड अप था, तो आप रो रहे थे। हाँ, मैं बहुत रो रहा था, वो स्कूल छोड़ना पड़ा मुझे, मैं बहुत बुरा लगा मुझे। 10वीं कक्षा पास हो गए, 10वीं कक्षा छोड़ने के बाद छोड़ने की जो मेमोरीज है आपके दिल में बराबर है, बराबर है। बोलते 25 साल हो गए मैंने शादी छोड़। अरे भैया, 25 साल हो गए स्कूल छोड़ा। उसको आपको लगता है दिल से कि 25 साल हो गए? नहीं यार, 25 साल नहीं हो गए, नहीं लगता। वैसे ही आगे के 25 साल कब निकल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। फिर भी बोलते हैं यार, 20 साल 25 साल बहुत लंबा होता है। मैं बोलता, सुनो 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 सुनो, देखो 25 साल नहीं दे देना भैया। आप देखो, आज से सिर्फ 25 बार आपको बाजार में जाना है, दिवाली का बाजार खरीद लाना है। सिर्फ 25 बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, ऐसे कर सिर्फ 25 बार आपको बाजार में जाना है, दिवाली का बाजार लेके आना है, और आपके बीबी के हाथ में देने गए और बोलने गए, अब तू लड्डू बना। मैं उनके उनके वाइफ को बोलता, भाभी, ताई ताई बोलता हूँ, भाभी ने ताई बोलता हूँ, ताई देखो, आप भैया भैया बाजार में जाएंगे, सिर्फ 25 बार जाएंगे। 25 बार मार्केट से बाजार लेके आएंगे, आपको सिर्फ 25 बार लड्डू बनाने के। आपकी उम्र हो गई 60, आपकी उम्र हो गई 65, सिर्फ 25 बार करने। बोलते हाँ ठीक है, मगर देखो, आपको सिर्फ 25 बार बोलना है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एक बार बोल दिया, निकल गया। दो बार नहीं बोलकर, पर सिर्फ 25 बार बोल दिया ना आपने हैप्पी न्यू ईयर, 25 साल निकल गए। हाँ बोलते हैं, ये भी ठीक है। तब वो मान जाते हैं। बोलते हैं ठीक है, अभी तो 500 रुपये का हम हर दिन का कर देते हैं, मतलब कितना होगा, 2 लाख रुपया पूरा हो जाएगा। साल का 16 साल भरना है। 1 कोटि रुपए भैया, जब बेसिक में सिखाते हैं ना हमारे, इतना बड़ा हाथ करके दिखाने, मैं भी ऐसे हाथ हाथ करके बता दो, 1 CR मिलेगा आपको। बोलते हाथ चला चला कम कर यार, जरा हाथ कम कर। नहीं नहीं, मैं 25, वो मिलता है ना, 25, 1 कोटि रुपए आपको मिल गया, 1 CR आपको मिलेगा। तो वो बोलते ठीक है, बराबर है। तो मगर यार, 500 रुपये ज्यादा लगता है। तो मैं उनको बोलता हूँ, देखो हमारे गांव में सर वो वडारी होते हैं, वो हिंदी में क्या बोलते हैं सर उसको, अभी सर, ओ हाँ? खड्डा खोद लेते हैं। ओ खड्डा खोदते हैं पाइपलाइन के लिए, अगर ऐसा कुछ तो काम कर, लेबर काम मजदूर करते हैं ना। मजदूर मजदूर। मजदूर 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 काम करते ना, तो उनको हाजिरी कितनी होती है? बोलते 500 रुपए के आसपास। देखो, 500 रुपए के पास आसपास उसकी हाजिरी होती है, मगर वो दिन का 300 रुपए का दारू पी के सो जाता है। और वो आपकी कमाई से देखो, वो 500 रुपए कमाता है, मगर 300 रुपए पीने में वो पी के सो जाता है, पी के उड़ा देता है। आपको पैसे उड़ाने के नहीं है, खाली इस बैंक से निकालने का और उस बैंक में रखने हैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। वो फिर 500 रुपए का वो तैयार हो जाता है, और फॉर्म भी फिलअप होता है, टोकन भी देता है। सर मैंने ऐसे बोल बोल के मैंने पिछले साल देखा था, मेरा 50 से 60 हजार के आसपास टोकन ही खाली जमा हो गया था। क्या बात, टोकन ही जमा हो गया था। क्या बात। 500 हजार 500 हजार का टोकन ही जमा हो गया था। तो नितिन भाई हो बहुत, जाता है। नितिन भाई, हाँ सर। नितिन भाई बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। सब लोग देखो इधर चैटिंग में लवली लवली डाल रहे हैं, इतना धमाल कर रहे हो। और आपने वो 16 साल का 16 हफ्ता कर डाला, मतलब 16 साल नहीं भरना है, 16 दफे ही भरना है। वाह, फैंटास्टिक। हाँ सर। तर हाँ सर। तब आपने जो तो कहा ना, सुनने वाले को लगता है अच्छा 16 ही बार भरना है। ग्रेट। सर इतना बार, इतना भी होता है, फिर सब टोकन में नहीं देता है, सब देता है। फिर मैं दूसरे दिन मुझे मुझे फोन करता है, भैया वो 500 रुपया है ना, वो भी बहुत बड़ा होता है, मुझे मुझे मालूम है ये नहीं भर सकता। वो 500 बहुत बड़ा होता है, हमें ना 250 रुपया कर देते। मैं बोलता हूँ अभी ठीक है, 250 तो 250 मैं झट से कर देना भैया, नहीं तो ये भी निकल जाएगा। वो दूसरे दिन मैं 250 का फाइनल कर देता, लाख रुपया प्रीमियम आ जाता है। ऐसे कर करके मैं लाख रुपया वाली पॉलिसी लेके आता हूँ, लाख सवा लाख, लाख सवा लाख करके लेके आता हूँ। मगर मेरा प्रॉब्लम ऐसा होता है, जब मैं ऐसा पॉलिसी लेके आता हूँ तो बहुत सारा प्रीमियम मेरा टीपीए में जाता है।
टीपीए में ही निकल जाता है। तो मेरा डीओ जो है रिस्पेक्टेड रघुनाथ काकड़े सर, वो बोलते हैं तू कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पर बड़ी कंपटीशन लग रही है, ट्रॉफी लग रही है, मुझे ट्रॉफी भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, सीधा मेरा प्रपोजल आते ना टीपीए में, मेडिकल टीपीए में, ऐसा जाते रहता है। तो मुझे छोटा छोटा कंपटीशन नहीं मिलता, मगर मुझे कम लोगों में ज्यादा प्रेम मिलता है। और मेरा एमडीआरटी इजी से पिछले साल हो गया। इसका भी मेन कारण क्या है, मैं कंटिन्यूस एजुकेशन में था। जब मैंने आईओई ज्वाइन किया था ना, तब वो मेरा एक दोस्त था, वो बोलते क्या यार, वो बेसिक को एडवांस, वो आईओई वाले की सिर्फ, आईओई वाले क्या करते हैं, सिर्फ कमाई, उनकी कमाई की बात करते हैं, वो बीच बीच में उनका ही डाल देते हैं, उनकी कमाई बात करते हैं, उनका धंधा है खाली खाली उठ के जाके बैठना, कोर्स करना, वो कुछ जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही काम करो। मगर मैं भी उनके बहका में आ गया था, मैं भी थोड़ा बीच में अटक गया था, नहीं यार वो बराबर है, वो खाली बिजनेस करते आईओई वाले, उनका ही। मगर जब मेरा बिजनेस फिर से डाउन हो गया, तो बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स में मैं आ गया, और लास्ट में जब मैं सीसी में आ गया, तो मुझे थोड़ा प्रेशर आ गया था सीसी में आने के कारण। मगर वो सीसी में आने से तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, देखो मेरा तो काम अभी अभी तो एमडीआरटी हुआ है, अभी सीओटी तो मैं जरूर कर दूंगा, ऐसा मेरा हो गया। मेरे साथ मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरा लैब सेशन 0% है। वो भी कुछ बोलेगी, थोड़ा बोल, हाँ, बोल थोड़ा। नमस्ते सर। सभी आईओए के गुरुजनों को मेरा तहे दिल से प्रणाम। मेरा भी हिंदी थोड़ा कच्चा है, लेकिन बोल दूंगी। बाद में मराठी थोड़ा सा आएगा। मैं और सर, आपका मेरा नाम बताइए, बीकॉम। आपका आपका हाँ, नाम मेरा बताइए। नाम सोनल नितिन मिंडे है। और मैं जब सबको नाम बताती है ना, मेरे कनिक होते, आजू बाजू की सहेलियां वगैरह होती है ना, तो मैं मेरा नाम बताती हूँ ना, तो मैं नाम ऐसा नहीं बताती, सोनल नितिन मिंडे LIC, ऐसा मेरा नाम सेव करना। तो सभी को ऐसा प्राउड फील होता है कि हमारी सहेली इतने बड़े LIC में डिपार्टमेंट में काम करती है, ऐसा। तो मैं जब मेरे एजुकेशन हुआ, तब सर मैं सर को बोली कि मेरा मुझे मास्टर टीचर। बीकॉम के बाद टीचर होना है। तो सर बोले तुम्हें मंथली सैलरी कितनी चाहिए? मैं बोली 40-50 हजार बस होगी। तो सर बोले मैं आपको 1 लाख 2 लाख ऐसी सैलरी दूंगा तो कैसा रहेगा? तो मैं बोली अच्छा रहेगा, लेकिन काम क्या करना है? तो सर ने सब बताया। आगे आगे 2-3 साल 4 साल गए। बाद में हमने सर के साथ ज्वाइन कर दिया LIC में। तब सर ने मुझे पहला बैक ऑफिस का काम दिया। सर बोले पहला छोटा है ना, वो पास करके आगे जाना, ऐसा। डायरेक्ट फॉर्म फिल करने नहीं दिया मेरे हाथ में। तो मैं बोली चलेगा। वो सर जैसा कहते गए, मैं वैसा ही करते गई। वो बैक ऑफिस, लेकिन ये बैक ऑफिस की जब मैं ड्यू लिस्ट देखती थी ना, तब ये उसका मोड, DOC, मैंने बोला इतना ये सब बहुत हार्ड लगता है ना, ये क्या होगा, मुझसे आएगा कि नहीं आएगा? तो सर ने सब बेसिक सब सिखा दिया मुझको। तो बाद में मैं बैक ऑफिस संभालने लगी, लेकिन वो रिन्यूअल वगैरह ऐसा सब मैं देखने लगी बैक ऑफिस में। तो बैक ऑफिस में जब मैं आई, उसके बाद सर ने मुझे बोला कि आप थोड़ा थोड़ा लेक्चर अटेंड करना सीख लो। सर के साथ में लेक्चर भी अटेंड करने लगी। बट बेसिक बेसिक में, सॉरी, बैक ऑफिस में मैं जब आई ना, तब तब से पहला कॉल चालू किया कि बर्थडे कॉल में है ना, हर रोज बर्थडे, 6 बर्थडे, 7 बर्थडे, 10 बर्थडे, ऐसे बर्थडे बर्थडे आगे बढ़ते गए। ऐसे बर्थडे कॉल में करती गई। तो भाई बर्थडे कॉल में है ना, हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें देखता है कि एक बर्थडे होगा तो इसकी एज कितनी है, उसकी एज कितनी है। तो एज के हिसाब से ना मैं गेसिंग करती थी, क्या इसको पॉलिसी अभी लेने की जरूरत है। तो मैं कॉल भी करती थी ना, तब मैं उसको कहती थी कि शाम को है ना हम आएंगे बर्थडे विश करने के लिए, घर पे आएंगे सर और मैं। और सर और मैं ना गिफ्ट लेके जाते थे उसको।
तो वो ना हम जॉइंट में जाते थे ना, तो इसलिए उसको याद रहता था कि सर और दीदी दोनों भी आने वाले। ऐसा हमारे बहुत से सारे कस्टमर है ना, या अभी भी उसके उसको याद आता है कि सर अकेले नहीं आएगी, दीदी भी आएगी उसके साथ। वो ऐसा हम दोनों भी जॉइंट कॉल करते हैं। और मेरा सहेली वगैरह होती है ना, तो उसको ब्यूटी पार्लर वगैरह ऐसा, किंवा अलग सब्जी बेचने वाले होते हैं, और ट्यूशन क्लासेस, बच्चे ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, उसके टीचर्स, ये ऐसा मैं प्रोस्पेक्टिंग जो बोलते हैं ना, तो रखती हूँ उसमें। वो बाद में क्या करते हैं, मैं सर को है ना ये सब प्रोस्पेक्ट लिस्ट देती हूँ और मीटिंग जनरेट करती हूँ। मीटिंग कैसे जनरेट करती हूँ कि ऐसा उसके घर में कोई इवेंट है ना, तो वो उसके घर का इवेंट में देखती हूँ। बर्थडे है, पूजा है, छोटे बच्चे का बर्थडे है, सास ससुर का बर्थडे है, ऐसे इवेंट्स देखती हूँ। कंटिन्यू रहती है कि आज इसके घर में क्या है, एक कस्टमर के घर में क्या है, वो कस्टमर के घर में क्या है, ऐसा सर को एक लिस्ट देती हूँ। ये इस डेट में इसके घर में ऐसा ऐसा है। तो सर 8 दिन पहले है ना, सब पूर्ण म्हणजे फुल फुल फॅमिली का है ना, एक क्या बोलते हैं हम, मराठीत बोला मॅडम, मी कन्वर्ट करतो. ओके, हाँ, चालेल ना सर मराठी? नाही नाही, आप बोलिए, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ. ओके ओके, हा. तर आम्ही काय करतो की बर्थडे कॉल असतात ना, बर्थडे कॉल मग सरांना मी पूर्ण लिस्ट देते, आणि लिस्ट नहीं दिल्यानंतर नहीं मग नहीं, सर आप वो वर्ड खाली मराठी में बोलिए, बाकी आप हिंदी में बोलिए. ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। अब वो सर को हम लिस्ट देते हैं। लिस्ट देने के बाद सर है ना, ये बराबर इस इतने टाइम को इधर जाना है, उतने टाइम को उधर जाना है, ऐसा सर है ना उसके डायरी पे नोटिंग करते। तो हम दोनों भी मिलके उसमें उसके घर जाते। और घर जाने के बाद ऐसा इवेंट्स, सब इवेंट्स वगैरह हो जाता है। 2 दिन के बाद है ना हमको कॉल आता है। मेरा ऑफिस का नंबर है, ऑफिस के नंबर पे भी कॉल आता है, और सर के ऑफिस के नंबर पे भी कॉल आता है कि दीदी हमको है ना ये बच्चे की है ना ऐसी ऐसी पॉलिसी करनी है क्या, ऐसा प्लान कोई। तो हम बताते हैं कि हाँ हाँ है, लेकिन आज है ना सर को इतनी इतनी मीटिंग है, 3 मीटिंग है, आज हम नहीं आ जाएंगे ना, तो कल जरूर आ जाएंगे, पर लेकिन आपका टाइम कौन सा है, कौन सा टाइम है। तो बोलती है कि दोपहर में हम है, सुबह में है, हम शाम में है, ऐसा बोलते। ऐसा करके हम दोनों भी जॉइंट कॉल में जाते हैं। और हम दोनों भी है ना इवेंट्स है ना, महिला दिन, और हमारे इधर आशा वर्कर रहते हैं, तो आशा वर्कर महिला दिन है ना, उसके है ना एक सत्कार समारंभ रखते हैं महिला दिन ऑफिस में। तो बहुत सारी लेडी, एक एक साल महिला दिन आशा वर्कर का किया, एक साल ऐसे पार्लेड होती है ना उसका किया, एक साल व्यवसाय व्यवसाय में जो रहते हैं ना, ये भाजी विक्रेता, एक दूसरा भी मर्चेंट होगा, ऐसा ऐसा व्यवसाय में है ना, ऐसा करते हैं। चलेगा? नितिन जी, आप मोबाइल को आड़ा सर आवाज आ रही है? क्योंकि उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है काफी. हाँ, एक सेकंड सर, कुछ तो हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी दिख रहा मैडम है जी, सर? आप कैरी ऑन करिए, आप बोलते रहिए. हम्म, हाँ, बोलो तरह। तो हम दोनों क्या करते हैं कि सर मोबाइल को साथ में आपने ना, जाते हैं। आप थोड़ा उसको और आड़ा करिए, और आड़ा करिए. हाँ ठीक है, करते हो सर। चलो ठीक है, ऐसा चल जाएगा. हाँ मैडम बोलिए. हाँ हाँ हाँ, तो महिला दिन होता है ना, महिला दिन में हम क्या करते हैं, महिला दिन में आशा वर्कर रहती है ना हमारे गांव में, तो आशा वर्कर को है ना हम सेलिब्रेशन रखते हैं ऑफिस पे। थोड़ा सा नहीं का फेट वगैरह लगाने का, ऐसा डायरी या कुछ ट्रॉफी वगैरह, ऐसा हर साल में इवेंट्स करते हैं। कभी सब्जी बेचने वाले होते हैं ना उसका करते हैं, कभी ऐसे ब्यूटी पार्लर वगैरह वाली महिलाएं रहती ना उसका भी करते। इसलिए क्या होता है, वो उसका डाटा है ना, वो
भरपूर आता है ऑफिस में। और मैं और हमारा स्टाफ है वो बैक ऑफिस संभाल के ना उसको कॉल करती हूँ कि ऐसे न्यू प्लान आए ना तो उसमें बात करती हूँ, चाइल्ड प्लान, एजुकेशन प्लान, कन्यादान पॉलिसी, ऐसा करके वो मीटिंग जनरेट करती हूँ। और इतना ही, लेकिन जब वो बोलते हैं कि इस दिन तुम्हें उसको बताती हूँ कि सर है ना, अभी 2 दिन में 3 मीटिंग, यानी 2 दिन में 6 मीटिंग है, तीसरा दिन आएगा तो आपके पास ऐसा। और लेकिन हमारा है ना ऐसा भी चलता है दोनों का कि कल जो काम करना है ना वो आज ही हम डिसाइड करके, 2 दिन, आज ही नहीं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले डिसाइड करके वो हम उसके पास जाते हैं, ऐसा करते हैं, तो बिजनेस भी अच्छा होता है। और बैक ऑफिस संभल के जब ये बर्थडे कॉल वगैरह होता है ना, जब हम हमारे स्टाफ भी कॉल करते हैं, लेकिन स्टाफ स्टाफ करते ही है, लेकिन हम दोनों भी कॉल करते हैं, सर भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब सर स्टाफ के पास कोई बात नहीं होगी तो और हमारे पास होती है ऐसा। तो सर को वो मीटिंग कभी कभी सर को मिलती है, वो मुझे मिलती है, वो स्टाफ को मिलती है, ऐसा होता है। 3 कॉल जाने के बाद एक एक अलर्ट रहता है ऐसा। तो सर जब भी आईओआईटी कोर्सेज होते हैं ना, तभी तभी मुझे लेके जाते हैं, मुझे मुझे जब भी वैसा टाइम होता है वैसा। लेकिन मैं अभी 2 साल हो गए आईओआई की बहुत से कोर्सेज से मैं सर के साथ ज्वाइंट रहती हूँ। तो अभी 45 डेज का जो सेशन था ना सर, उसमें मैंने बहुत लेडी को सुना था। मैं अभी बच्चों का टिफिन बनाती थी, बनाते बनाते सुनती थी। और हमें फ्लैट में रहते थे, इसलिए क्या हो, आवाज थोड़ी बढ़िया आती थी ना, तब आवाज नीचे तक जाती थी। फर्स्ट फ्लोर पे, हम फोर्थ पे रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पर आवाज जाती थी। तब सब बोलते थे सहेली आजू बाजू की, सोनल तुम सब सुबह सुबह क्या चलाती है, सब बिल्डिंग में वो आवाज घूमती है, क्या है वो, बिजनेस का क्या है क्या? हाँ, मैंने ऐसा सुना था कि ये पुलिस लेडी थी 3rd फ्लोर पे हमारे इधर। तो वो बोली मुझे, मैंने सुना था कि वो है ना बच्चों की प्लान से कुछ बात कर रहे थे, हम दोनों नीचे फ्लोर पे बोल रहे थे, तो बच्चों की प्लान की बात कर रहे थे। है क्या, हमारा शिवांश है ना अभी 3 साल का है, और लेकिन है ना मैंने उसके नाम पे कुछ किया ही नहीं। तो मैं बोलती हूँ, मेरा प्रीमियम है ना, प्रीमियम थोड़ा सा कम जाता है, पर मुझे पक्का मालूम है कि सर का प्रीमियम, सर बहुत प्रीमियम में मास्टर है, सर का प्रीमियम ज्यादा ही जाता है ऐसा। और मैं मीटिंग ऐसी जनरेट करती हूँ कि सर कभी आएंगे अभी घर पे। वो बोलती है आज उसको नाइट ड्यूटी है, कल सुबह वो एक डेट देती है। हम जाते थे ना, हम गए उसके घर पे, वो रियल स्टोरी। हम उसके घर गए तो ये शिवांश बच्चा था ना, उसका 60,000 ईयरली का वो वन वन खाता बोलते हैं, वन खाते में वो थी, और सर पुलिस ड्यूटी पे ऐसा। तो 60,000 ईयरली ऐसा प्रीमियम, वो 45 डेज चैलेंज है ना, वो उसमें मैं वो जो सुन रही थी ना, वो किचन में सुन रही थी, बच्चों का टिफिन बनाना था, हम लेडी है तो हमको सब करना पड़ता है। तो टिफिन बनाते बनाते, लेकिन एक प्राउड फील होता है कि सर मुझे जो बोलते हैं ना, मैं कभी 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 निग्लेक्ट थोड़ा होता है मेरी तरफ से। वो सर बोलते हैं ना तुम काम करो, लेकिन है ना काम करते करते सुनो। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है, आपको है ना बराबर आ जाएगा, आपके कान के ऊपर जो शब्द पड़ेंगे ना, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऐसे भी मैं बेसिक किया, और अभी कन्वेंशन में आई, अभी पिछले साल में कन्वेंशन में आई ना, तो उस साल भी बहुत शेयरिंग किया था, एक कपल कपल शेयरिंग हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा की म्हणजे आम्हाला पण कधीतरी त्या स्टेजवरती यायचे असं, दोघांना पण, तब आणि मला मैडम को पूर्ण लगा म्हणजे कि हम आनंद। दोनों को भी उस स्टेज पर आना है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। तर मग हमको लगा ऐसा नहीं का, मग उस तरफ शेयरिंग किया था। और उस एक शेयरिंग से मैंने वो पॉइंट ले लिया। वो एक शेयरिंग बताती हूँ मैं। प्लान कन्विंस सर ज्यादा करते हैं, लेकिन सर को मैं उस तरफ लेके जाती हूँ, मैं ऐसा काम करती हूँ ऑफिस में बैठ के। तो मेरा सगा भाई था वो,
8 साल हो गए उसके शादी को। एक भी पॉलिसी खरीद नहीं ली थी, पॉलिसी खरीद ली थी, लेकिन पॉलिसी कौन सी खरीद ली थी, म्यूचुअल फंड ऐसा वैसा, इससे पॉलिसी खरीद ली थी। तब मैं गई एक छुट्टी को घूमने के लिए, तो मैं बोली कि पप्पू तूने पॉलिसी नहीं ली अभी तक, अभी 2 बच्चे हो गए, हमारी एज भी बढ़ती जा रही है ऐसा। और जो पॉइंट रहते हैं ना, उस पॉइंट में भी ज्यादा नहीं, लेकिन पॉइंट पॉइंट में भी उसके साथ बोलना। तो अब मैं बात करी थी, उसने बोला कि मेरा ना म्यूचुअल फंड में ऐसा ऐसा लॉस हो गया। फिर मैं बोली ठीक है, जिंदगी है तो थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव ही रहती है, लेकिन आगे क्या करना है ये सोच, ऐसा बोल के मैंने उसको बोल दिया। तब है ना मैं उसको मेरी भाभी है ना, उसको एक स्टोरी सुना दी कि सर और मैंने प्लान कन्विंस किया, उसके बाद 2 दिन का उसने वेटिंग किया प्लान को स्टडी करने के लिए। सगा भाई हो म्हणजे सगा भाई था, वही भी उसने भी 2 दिन के लिए वेटिंग किया। तो मैं तीसरे दिन गई भाभी के पास, भाभी को बोली भाभी कैसा है, एक एक 2 मिनट में बात करती हूँ, आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन। हाँ तो भाभी ने बोला कि क्या दीदी बोलो। वैसा मैं बोली कि नहीं क्या है, मेरा भाई हर रोज, वो आरटीओ में काम करता है ना, वो हर रोज ड्राइविंग करता है तो ऐसा ऐसा कुछ मैं बोली उसको की मी लाईफ इन्शुरन्स मध्ये काम करते, तर म्हणजे भविष्यामध्ये जर चुकून, असं तर कधी होणार नाही देवकृपेने, पण चुकून जर असं कधी काही झालं की ऍक्सिडेंट वगैरे काही असं झालं, तर मी लाईफ इन्शुरन्स मध्ये मैं काम कर रही हूँ, तो लाईफ इन्शुरन्स मध्ये मी काम करते, तर मी स्वतःला कधी माफ नाही करू शकणार की माझ्या भावाबाबत असं झालेलं। तर मैडम का ये कहना है, मैडम ने अपने भाई की मिसेस मतलब भाभी को ये कहा कि भाई का जो जॉब है वो ड्राइविंग का है, भगवान ना करे अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो मैं एलआईसी का काम करती हूँ, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती। देखो कैसे इनडायरेक्टली बात किया, मैं अपने हाँ आप को माफ नहीं कर सकती। ओके मैडम, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, वो ऐसा बताया ना, लेकिन उस दिन ही भाभी ने है ना भैया को आने को कहा ऑफिस से, नारेंगांव में उसका ऑफिस है, वो आने को कहा, आने वो आया, घर में आया, वो 30 लाख ईयरली का प्रीमियम दे दिया उसने ऐसा। प्रीमियम कितना है मैडम? 2 लाख ईयरली। हाँ, 2 लाख ईयर, 30 लाख का समय छोड़ता, 2 लाख ईयरली प्रीमियम, हाँ क्या हाँ बात है। हाँ ग्रेट हाँ, ग्रेट 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 ग्रेट। ऐसा वो मैडम लास्ट लास्ट 2 मिनट में आप हाँ ये हाँ बताइए कि कोई ऐसा सेल आप दोनों का जो अविस्मरणीय है, मतलब वो बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई 2 मिनट में ये अपना सेल के बारे में बताइए। सेल हाँ, सेल सर ही बताएंगे सर, लेकिन ये मैं बैक ऑफिस का बोला ना, हाँ। ये अभी बैक ऑफिस का, वो बैक ऑफिस है ना, मैं 0% लैब सेशन वो वाह, सब देखती है 0%, और मेंबरशिप भी अच्छे तरह से रहती है इसलिए। बहुत और बढ़िया। बैक ऑफिस यानी कि सब रिन्यूअल वगैरह सब हमारे ऑफिस में ही आता है, प्रीमियम पॉइंट है इसलिए ना, न्यू न्यू पॉलिसी भी आती है ऐसा। सर वो मैं कभी भी रिन्यूअल कलेक्शन के लिए जाता नहीं हूँ, हम दोनों भी कभी रिन्यूअल कलेक्शन जाते नहीं है। हमारा स्टाफ कॉल करके जैसे हमारी आईओई के स्टाफ है, वो बार बार फोन करके बताते हैं अभी ऐसा कोर्स है, वैसा कोर्स है, वैसा कोर्स, सेम वही फॉर्मूला मैंने उठाया और मैंने स्टाफ को काम पे लगा दिया। सभी लोगों को 1 महीना 2 महीने पहले से मेरा रिमाइंडर चालू हो जाता है। तो और रिन्यूअल कलेक्शन के लिए मुझे कभी जाना नहीं पड़ता, 98% जाना नहीं पड़ता। और मेरी गाड़ी देखी सर आपने अभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब गाड़ी हाँ आप लेके जाइए तो बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप सर, आपका मैं मार्केटिंग हो रहा है, बहुत अच्छा। जब मैं जिस जिस प्रोग्राम में जाता हूँ ना, यानी कि शादी में जाता हूँ या दशक्रिया में जाता हूँ, 10वें में जाता हूँ, जहां जहां पर भी जाता हूँ ना, तब तब वो मेरी गाड़ी देखकर लोग बोलते हैं अरे मिंडे साहब तुम आ गए, मिंडे साहब तुम आ गए। और जब मैं शादी में जाता हूँ ना किसी के, हमारे यहाँ की प्रथा है, शुभ वधू और जो है उनको शुभकामनाएं देने के लिए बोलते हैं। तो जब वो नाम पुकारते हैं कि बहुत प्राउड फील होता है। वो हमारे यहाँ के स्पीकर जो है बोलते हैं
और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसा जिनका मकसद है हमारे ग्रामीण ग्रामीण एरिया के बड़े एलआईसी के अधिकारी नितिन जी मिंडे पधारे है, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। तो जैसे पुराने नेता लोग होते हैं ना, एमएलए Yes, लेते yes, हैं, yes. यानी कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति Yes, yes. सदस्य, उनका जैसा स्वागत करते हैं, वैसा ही बड़े सम्मान के साथ मेरा स्वागत करते हैं। जब मैं होटल में कल शाम को मैं होटल में खाना खाने गया था, बाहर निकला तो बाहर थोड़ी वेटिंग था, तो वेटिंग में से जो एक दो हमारे पहचान के लोग थे, उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, बोलते गाड़ी इधर है, इसका मतलब आप इधर है। और हमारे यहाँ के जो आमदार है, एमएलए बोलते हैं उनको, वो नाम है, उनका नाम है दिलीप वळसे पाटील साहब, और पहले खासदार है शिवाजी आढळराव पाटील, वो सब मुझे पहचानते हैं। और जब मैं मंचर से गांव में से गुजरता हूँ ना, तो मेरी गाड़ी देखकर लोग बोलते हैं ना मिंडे गए, एलआईसी के मिंडे गए, एलआईसी के मिंडे गए। वो बहुत बार ऐसा होता है। वो दिलीप वळसे साहब एक बार मुझे बोले, अरे नितिन, जब मैं जाता हूँ ना तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं। वो पहले गृह मंत्री थे सर, वो Yes, yes. महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हो चुके थे, Yes, शिक्षा yes. मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री भी थे। वो बोलते नितिन, मैं जब गांव से जाता हूँ ना तो मुझे कोई जल्दी से पहचानेगा नहीं, मगर तेरी गाड़ी देखकर है ना सब लोग पहचान जाते हैं कि तू यहाँ से जा रहा है। तो बड़ी मेरी एलआईसी की वो गाड़ी से मेरी बहुत बड़ी पहचान इस एरिया में हो गई सर। Great, sir. Great, sir. और जब बहुत मैं बढ़िया क्लोजिंग की शेयरिंग बात रहा। करता हूँ ना, हाँ, नितिन भाई क्लोजिंग की सब बात लोग करता बोल रहे हूँ, नितिन भाई सब लोग बोले गाड़ी दोबारा दिखा दो, क्योंकि गाड़ी होना जरूरी नहीं, उसके ऊपर एलआईसी का पूरा दोनों बाजू एडवर्टाइज किया है और हाँ बहुत सर। अच्छी तरह से एडवर्टाइज किया है। सर चारों बाजू एडवर्टाइजमेंट है। मैं तो कहूंगा नितिन जी, आप उसका फोटो हमें भेजिए, हम ग्रुप में डाल देंगे। या यस यस, ये ग्रुप में कैसा डाल देते टेम्पररी हैं। आप दिखाइए। यस यस यस, ये दिखाइए। देखिए, एक बाजू क्या बताया, दूसरी बाजू क्या बताया। एक सेकंड सर। दोस्तों, ये गाड़ी में ये एडवर्टाइजमेंट करने का फायदा क्या है? जिधर भी पार्क करिए, भले आप अंदर खाना खा रहे हैं, लेकिन आपकी मार्केटिंग चारों बाजू हो रही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर मैं अभी 2-4 महीने में गाड़ी चेंज करने वाला हूँ। जो भी बड़ी गाड़ी मैं लेने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 25 लाख के आसपास की गाड़ी लेने क्या वाला हूँ बात, मैं। क्या उस बात। किसी के ऊपर भी मैं पहले दिन से ही पोस्टर लगा दूंगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत मेरे अच्छे। बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं पापा अभी पोस्टर नहीं लगाने के, मैं बोल रहा नहीं, पोस्टर पहले बाद में गाड़ी, पहले पोस्टर लगाने के हैं। और जब मैं ओके। सर क्लोजिंग में जाता हूँ ना, तो लास्ट में वो बोलते, कभी कभी ना बोलते, तो मैं उनको बोलता हूँ देखो, हर काम करने के लिए एक समय रहता है। जब बच्चा 6 साल का होता है ना, उसको पहली कक्षा पहली में बैठाते हैं, मगर वो 10 साल का हो जाएगा ना, तो उसको पहली कक्षा में कोई लेने वाला नहीं है। इसी तरह से आप समय पे समय का काम करना चाहिए। और लास्ट में उनको बोलता हूँ देखो, जब भगवान श्री कृष्ण गीता बता रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो मैं उनको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, उठ, आप धनुष हाथ में ले, अगर तू लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, जीतेगा तो तेरे को 3 लोक का राज्य मिलेगा, हारेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और कुछ भी नहीं किया तो सीधा नर्क में जाएगा। वैसे ही मैं बोलता हूँ, अगर देखो आप पेंशन का प्लान अभी करना है, और तुम जीतेगा 3 लोक का राज्य मिलेगा, मतलब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तू बीच में छोड़ दिया तो कुछ तो मिलेगा ना, स्वर्ग में जाने से नर्क में जाने से अच्छा है ना, स्वर्ग में जाएगा। और कुछ नहीं किया तो सीधा नर्क में जाएगा, बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। भैया आप तो अभी तो कुछ तो कर। वो बाद में बोलता है यार तू जल्दी से करवा दे, मेरा बात खत्म कर दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी से मैं अनुरोध करूंगा सर के लिए ताली बजाया जाए। और थैंक यू बिलीव सर। करिए, मतलब बीमा न बच्चों के सामने हाथ फैलाने का, वो जीते जी नर्क है। क्या हाँ बात है, सही बहुत बात है, अच्छे। जीते जी सो नर गया, और ये मतलब सब, ये स्वर्ग जो नर्क सब है बहुत ना, सब अच्छा बात आईओए की किया। देन है सर। स्वर्ग नर्क सब में भी आईओए की स्वर्ग देन है। नर्क की और पॉलिसी सीसी निकालनी में आने चाहिए। के बाद बहुत प्रोग्रेस हो गया है सर, सीसी में। और मैं स्वर्ग जादर नर्क में एक, अभी प्रोग्राम है ना गुजरात में, जादर जी में, हाँ, जी हाँ, वहां पर ज्यादा। भी मैं आने वाला हूँ। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, वाह वाह, बढ़िया। स्वर्ग नर्क की पॉलिसी हो गई अभी, एक कंसेप्ट हो गया। नितिन भाई बहुत अच्छा लगा, भाभी जी भी बहुत अच्छा बात कर ले, सोनल जी ने बहुत अच्छा बात किया, मेरी वाइफ भी बोले बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे बात भी कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों के साथ जादर में जो मुलाकात हो जाएगी, दोनों लोग यस आइए सर। वहां पे। और जादर में लीडरशिप, मैं ऑल ओवर इंडिया को ये कहता हूँ, जादर अहमदाबाद में एक लीडरशिप कोर्स होने जा रहा है 4 दिन का। अभिजीत भाई यहाँ बंद पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट कोर्स जीआईसी है तो अभी बंद करना पड़ेगा, 45 को कोर्स है वापस। ओके 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 ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि अच्छा, मैं माफी थैंक यू चाहता हूँ सर। क्योंकि थोड़ा एक्सटेंड हो गया है।
थोड़ा एक्सीडेंट हो गया इसके लिए, लेकिन एक है बहुत भर भर के दिया दोनों हमारे लीडर ने, रुपेश जी ने, नितिन जी ने भर भर के दे दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही कल बहुत बढ़िया स्पीकर आने वाले जो आपको बहुत बढ़िया अनुभव बताने वाले। सो नितिन जी, रुपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती आइडिया हमको दे दिया। जाते जाते मैं एक चीज कहूंगा, मुंबई के या मुंबई के आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, आपके लिए एक बहुत बढ़िया लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग होने जा रहा है 17 और 18 को। फाइनेंशियल कमांडो कोर्स मुंबई में दादर में होने जा रहा है। इसको गलती से भी चुका मतलब उसको भूल मत करिएगा। ऑनलाइन में केवल 45-50% ही हुआ था, और ये ऑफलाइन में 2 डेज का जबरदस्त होने जा रहा है। आपका पैसा वसूल कोर्स होने वाला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू, थैंक यू।